Hello aspirants, welcome to Chahal Academy. I am Sumit Tyagi, faculty of PSIR at Chahal Academy. जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमारा PSIR का पेपर 1 फिनिश हो चुका है और आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके का पेपर आया, पेपर से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो फुलफिल हो पाई, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन रिलेटिवली पेपर में वो रेप्लिकेट होते हुए नहीं दिखे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको समझाने के लिए मैं और आसान कर देता हूं कि जी जो आगे ऑप्शन लेने की सोच रहे हैं PSIR या जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया हुआ, स्टिल इन द प्रिपरेशन मोड, जो कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑप्शन आई शुड ऑप्ट फॉर, तो PSIR के अंदर जी लाइक अदर ऑप्शन 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। हर पेपर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जब हम बात करते हैं पेपर 1 की, जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है हमारा, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द फिलोसफिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल फिलोसफीज एंड पॉलिटिकल अदर एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। और पार्ट बी को जो हम बोलते हैं दैट इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो हमारा काफी हद तक पेपर 2 से ओवरलैप करता है मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस। तो अब हम इसे डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे, एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, किस तरीके का पेपर आया है, क्या चीजें ऐसी हैं जिन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं लेकिन उतनी ज्यादा कवर नहीं हो पाई हैं। तो और देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में आपको देखने को मिल रहा है पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। इसमें आपको 50 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो बेसिकली 10 मार्क्स ईच, जो 150 मार्क्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस बार का अगर पेपर देखा जाए तो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करते हुए आए हो, यूपीएससी की सीरियस एस्पिरेंट हो। स्पेशली माई स्टूडेंट्स, दे वुड बी रियली हैप्पी विद दिस पेपर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स दे कुड हैव आंसर्ड थ्रू देयर नोट्स इटसेल्फ। नोट्स इतने डिटेल्ड रहते हैं हमारे कि कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली नोट से भी डिस्कस कर चुके हो। जितने भी हमने क्लास टेस्ट लिए थे उसके अंदर भी आपको चीजें रिपीट होती हुई दिखती हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ रिपीट होते हुए दिखते हैं। तो सर्टेनली आई एम रियली हैप्पी विद दिस पेपर। काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आए हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपसे बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए भी बोला गया है, जो यूपीएससी का एग्जाम है तो जरूरी भी है। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो 150 वर्ड्स के हैं हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन इज बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आई गेस अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है तो इसे कम से कम 5-6 बार ऑलरेडी आप लिख के प्रैक्टिस कर चुके होंगे। रिगार्डिंग द बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। सी, हम जब, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो हम बोलते हैं रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो उस टाइम पे जब हम डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं राइज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच या फिर बिहेवियरल रिवॉल्यूशन की। तो ऐसा हुआ कि जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, उस टाइम पे जब पॉलिटिकल थ्योरी से जवाब मांगा गया कि जी क्या सॉल्यूशन है इस बात का, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब था नहीं और पॉलिटिकल थ्योरी अपनी रेलेवेंस लूज कर रही थी, पॉलिटिकल थ्योरी वाज ऑन डिक्लाइन। तो ऐसे टाइम पे डेविड ईस्टन और चार्ल्स मरियम, जिन्हें हम बिहेवियरल अप्रोच का फादर कहते हैं, वो आके बोलते हैं कि इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम कि हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से साइंटिफिक एस्पेक्ट की तरफ मूव कर जाएं पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी। मतलब एम्पेरिकल मेथड्स को यूज करना शुरू कर दें, साइंटिफिक टेक्निक्स को लगाना शुरू कर दें, वेरीफाइबिलिटी, मेजरमेंट, रेगुलरिटी, इन सब एस्पेक्ट्स को जो हम 7-8 पर्सपेक्टिव लेते हैं बिहेवियरल अप्रोच के, उन सबको इसके अंदर मेंशन करना था आपको, इनिशिएट करना था इंट्रोडक्शन को विद द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इवेंचुअली क्या क्या मेथड्स यूज किए गए, डेविड ईस्टन ने क्या क्या पॉइंट्स बताए जो मैं अभी आपसे बोला कि मेजर करा जाना चाहिए। आसान भाषा में आप इसे इस तरीके से समझिए कि हम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को, एक सोशल साइंस को एक नेचुरल साइंस बनाने की कोशिश कर रहे थे इसके अंदर, और कहीं ना कहीं हम टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे रेदर देन रेलेवेंस एंड एक्शन। तो इवेंचुअली पोस्ट बिहेवियरलिज्म आएगा, तो कहीं ना कहीं जो हम डाइकोटॉमी बोलते हैं बिटवीन द फैक्ट वैल्यू पर्सपेक्टिव वाला उसमें, तो ये फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जिस टाइम पे केवल आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करे, बिना फैक्ट बेस्ड अप्रोच के जब आप पॉलिटिकल साइंस को यूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि उसका रेलेवेंस कम हो रहा था। उस डिक्लाइन को रेजिस्ट करने के लिए आपको एक अप्रोच आती हुई दिखती है, बिहेवियरल अप्रोच, जो साइंटिफिक टेक्निक्स पे ज्यादा रिलाई कर रही है, जो फैक्ट्स पे ज्यादा रिलाई कर रही है, जो टेक्निक पे ज्यादा रिलाई कर रही है, जो वेरीफाइबिलिटी पे रिलाई कर रही है, मेजरमेंट पे रिलाई कर रही है, रेगुलरिटी पे रिलाई कर रही है। इवेंचुअली जब इसका डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो आपको पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता हुआ दिखेगा, जो फैक्ट प्लस वैल्यू की बात करेगा, विच विल बी योर कंक्लूजन। राइट, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसे बहुत इजीली आंसर किया जा सकता था। अगेन अनदर डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। आई गेस जब आपने पेपर देखा होगा, जो सीरियस एस्पिरेंट्स उन्हें काफी खुशी हुई होगी स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन देख के, और इवेंचुअली आगे वाले भी। तो आई एम रियली हैप्पी विद द पेपर, जिस तरीके से पेपर सेट किया गया है, क्योंकि बहुत आउटराइटली कुछ ऐसा नहीं दे दिया है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक प्रॉब्लम है बस, WPT पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पे हम काफी ज्यादा फोकस करते हैं,
उन पे थोड़ा सा कम फोकस होता हुआ दिखा है इस पेपर में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आर ऑलवेज रेलेवेंट। आप दूसरे क्वेश्चंस में कंपैरेटिव एनालिसिस में यूज करते हो उन्हें, दूसरे थिंकर्स को। जब आपको थिंकर्स के आइडियाज पता होते हैं तो आपका डायमेंशन एनलार्ज हो जाता है थोड़ा सा। तो जब आप आंसर को अटेम्प्ट भी करते हो तो आप कहीं ना कहीं बेटर कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो विद ऑफ वन थिंकर विद अनदर थिंकर। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट की बात की जाए, जो हम थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो हम दो पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जैसे मोनेस्टिक थ्योरी और प्लूरलिस्ट थ्योरी। मोनेस्टिक थ्योरी बोल रही थी कि स्टेट शुड बी कंप्लीट सोवरेन, स्टेट के पास कंप्लीट अथॉरिटी होनी चाहिए, उसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास आया, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू ही, वर्ल्ड वॉर टू में सोवरेनिटी वाले कंसेप्ट के चक्कर में आपने जूस का परसिक्यूशन देखा, मल्टीपल फासिज्म का राइज देखने को मिला, नाजिज्म का राइज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं डिमांड देखी कि यार स्टेट के पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं हो सकती, स्टेट को भी कहीं ना कहीं लिमिटेड अथॉरिटी के साथ फंक्शन करना पड़ेगा। और ये जो लिमिटेड अथॉरिटी वाली बात है, कहीं ना कहीं हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। इसको इस तरीके से देखिए कि अगर मैं मोनोस्टिक थ्योरी की बात करूं, दैट्स द हॉबेसियन पर्सपेक्टिव, ऑस्ट्रेलियन थ्योरी। लेकिन जब मैं प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं आप लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हो तो आप लॉकियन पर्सपेक्टिव से कनेक्ट कर सकते थे। जॉन लॉक से जो फादर ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट जिन्हें कहा जाता है, उनसे कनेक्ट करके इसको लिख सकते थे। इसमें आपको दो थिंकर्स और देखने को मिलेंगे, वन इज लास्की का पर्सपेक्टिव है और मैक्लेवर का पर्सपेक्टिव है। ये दो पर्सपेक्टिव आपको प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में दिखेंगे। कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं, लास्की बोल रहे हैं कि स्टेट जरूरी है, स्टेट बहुत सारी है, स्टेट के पास लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ कोर्स, स्टेट इज वन ऑफ द एसोसिएशंस, बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं, इंसान मल्टी डायमेंशनल है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से। तो जो स्टेट होगा, जो उसकी नीड्स हैं ह्यूमन की, अगर ह्यूमन मल्टी डायमेंशनल है तो यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए ह्यूमन की नीड भी क्या है, वो भी मल्टी डायमेंशनल है। इसलिए जो उसे स्टेट चाहिए, जो एसोसिएशन चाहिए, वो भी मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। स्टेट कंप्लीटली उसकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। तो हमारे पास बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं विद अपने अपने पर्सपेक्टिव के साथ, अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के साथ। उसमें से एक स्टेट होता है। लास्ट की बोल रहे हैं लेकिन बहुत सारी एसोसिएशन का पार्ट तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन स्टेट है। ये वाला एस्पेक्ट डालोगे। मैक्लेवर की बात करेंगे, उसने बोला कि नहीं यार, स्टेट इज जस्ट अनदर एसोसिएशन, बाकी सारी एसोसिएशन है तो स्टेट भी एक एसोसिएशन है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखे कि स्टेट इज द गार्जियन एज वेल एज द चाइल्ड ऑफ द लॉ, कि स्टेट लॉ बनाता भी है और उसे लॉ को फॉलो भी करना होता है लाइक अदर एसोसिएशंस। तो इस पर्सपेक्टिव को आप प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट में डाल सकते थे। हॉब्स से, लॉक से, लास्की और मैक्लेवर वाला पर्सपेक्टिव यूज करके आप इसे जस्टिफाई कर सकते थे। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन। आई गेस आपको अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन को देख के। अगेन अनदर प्रिटी स्ट्रेट क्वेश्चन। लॉक को अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपने सर्टेनली पीएसआईआर की तैयारी ठीक से नहीं की है। हम बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, जब लिबरलिज्म पढ़ते हैं तब भी लॉक को पढ़ते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट पढ़ते हैं तब भी लॉक को पढ़ते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तब भी लॉक को पढ़ते हैं। यहां कंसेप्ट है रिवॉल्यूशन का। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लॉक के पर्सपेक्टिव को, लॉक को इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा। लॉक वाज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉपुलर कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, लिमिटेड गवर्नमेंट। और उसके बाद रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। इन्होंने क्या बोला, यार देखो इंसान के पास ना रीजन है, और जब इंसान के पास रीजन है तो वायलेंस की तो नीड नहीं है। तो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के फंक्शन है, एडजुडिकेशन, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन, वो तो फंक्शन कर रही है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर इंसान को ऐसा लगता है कि वो ठीक से नहीं करे तो दे कैन चेंज द गवर्नमेंट विदाउट वायलेंस। तो सबसे पहले तो जरूरी नहीं है वायलेंस, रिवॉल्यूशन में वायलेंस होता हुआ दिखे अकॉर्डिंग टू लॉक, लेकिन कहीं ना कहीं वायलेंस भी किया जा सकता है। वायलेंस को भी जस्टिफाई किया। पहले रीजनल पर्सपेक्टिव उन्होंने बोला रिवॉल्यूशन इज नॉट जस्ट वायलेंस, बट इसका मतलब यह नहीं है कि लोग रिवोल्ट नहीं कर सकते। अगर लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं की जा रही है, लोगों की राइट्स फुलफिल नहीं की जा रही है, लोगों ने जिस वजह से अपनी राइट सरेंडर की है उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसमें और क्या करोगे, इसमें आप एरिस्टोटल के रिवॉल्यूशन को कनेक्ट करोगे, इसमें आप मार्क्स के रिवॉल्यूशन को कनेक्ट करोगे, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस बना के इसको थोड़ा सा डायमेंशंस को बढ़ाने की कोशिश करोगे इस आंसर पे। तो कहीं ना कहीं हम रिवॉल्यूशन लॉक का बताएंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे विद अदर सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशंस, मे बी विद मार्क्सियन रिवॉल्यूशन, मे बी विद एरिस्टोटल रिवॉल्यूशन। ग्राम्सकियन रिवॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं लेजिटिमेशन को बढ़ाना, जिसमें हम सिविल सोसाइटी वाला पर्सपेक्टिव लेके आते हैं कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए, इन्फ्यूज करना चाहिए, अदरवाइज रिवॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बट ये 150 वर्ड का आंसर था, तो इतना ज्यादा डायमेंशन नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। इट विल बी इनफ कि आप उसे इसका लॉ का पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन कर दो रिवॉल्यूशन का, जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा एस्पेक्ट एरिस्टोटल और मार्क्स से कनेक्ट करते हुए देख जाओ, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आपको फुलफिल होता हुआ दिख जाएगा। एंड स्टेट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जिसको नहीं भी पता है, जो नए बच्चे इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो इन सबको जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूं, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं फॉर अ रीजन। इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करेंगे घर जाके इसे
अपने आप अभी सामने बैठ के इनके नोट्स बनाए, इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यूपी PSIR वाले, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। इस बार वाले स्टूडेंट्स को आई विल टैकल माई सेल्फ, लेकिन जो पास्ट ईयर के बैचेस हैं उनसे अगर वो वीडियो देखेंगे डेफिनेटली, तो उनसे मेरी उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है और कहीं ना कहीं ऑर्डर भी है, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। आप इस पूरे पेपर को वापस लिख के देखेंगे, अटेम्प्ट करके देखेंगे, जिस तरीके से बेस्ट फ्रेम कर सकते हैं आंसर को, और कोशिश करेंगे कि टाइमलाइन लगा के लेके 3 आवर्स में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो थर्ड एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है, थर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। काफी अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब उम्मीद करते हो आप PSIR के अंदर कि शायद कुछ जो कंपलसरी क्वेश्चन उसमें कुछ ऐसी चीज ना फंस जाए जो मुझे नहीं आती हो, बट अभी तक आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख सके। जब डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं तो हम सबसे पहले राइज ऑफ लिबरलिज्म की बात करेंगे। जी भाई, क्लासिकल लिबरलिज्म आया, क्लासिकल लिबरलिज्म किधर मूव करना शुरू हो गया? यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ मूव करना शुरू कर गया। यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ मूव करना शुरू कर गया तो इवेंचुअली आपको वर्कर्स मूवमेंट राइज होते हुए दिखेंगे। वर्कर्स मूवमेंट राइज होते हुए देखे, इसकी वजह से आपने कहां पहुंच गए? आप मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ पहुंच गए। मॉडर्न लिबरलिज्म किसकी बात करता है? वेलफेयर स्टेट की बात करता है। जब मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है तो जी वेलफेयर स्टेट ये नैनी स्टेट बन जाएगा। अगर ये नैनी स्टेट बन गया तो स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया, तो नैनी स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इवेंचुअली विल कम इनटू न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म का राइज दिखाएंगे कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। अगेन अभी खत्म नहीं हुई है बात। इसके बाद आप बोलोगे अगर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में ही बात करनी है आपने, अगर कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव में बात करें तो इवेंचुअली न्यू लिबरलिज्म का राइज मुझे पीक देखने को मिल रहा है 1995 WTO। उसके बाद क्या करेंगे? 1995 के बाद आपको प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं लेफ्ट मूवमेंट राइज होते हुए दिख जाते हैं। आप वापस से, जैसे हम लिबरल पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की पर्सपेक्टिव बात करते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज राइज होती हुई दिख जाती हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो। इस तरीके से भी आप इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ऑफकोर्स विद द नेम ऑफ थिंकर्स। जब आप क्लासिकल लिबरल्स की बात करें तो यू विल टॉक अबाउट लॉक एंड रूसो। जब आप मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करेंगे या ट्रांजिशनल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो आप मिल की बात करेंगे। जब आप मॉडर्न लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यू विल टॉक अबाउट द राइज ऑफ वेलफेयरिज्म। किस तरीके से जो पोस्ट 1929 वाला पर्सपेक्टिव है यूएस का, जब आपको एडम स्मिथ से हम कीनीशियन पर्सपेक्टिव पे मूव करते हुए दिखते हैं, उसकी बात करेंगे। इवेंचुअली जब थैचरिज्म की बात करेंगे, जब इसकी बात करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस जिसको हम न्यू लिबरलिज्म बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके राइज की जब हम बात करेंगे तो हम थैचरिज्म की बात करेंगे, रीगनिज्म की बात करेंगे, और उसको कहीं ना कहीं कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे विद द राइज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन हैं ये जिनके अंदर आपके पास इतना सारा डायमेंशन है कि आपके पास वर्ड 150 वर्ड आपको कम लगने चाहिए कि यार इसमें मैं कैसे लिख दूं। लेकिन स्किल क्या है? स्किल भी यही है कि कैसे 150 वर्ड में आप मेजोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, मेजोरिटी ऑफ द डायमेंशंस को कवर करके वहां लिख पा रहे हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मुझे, डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। आई गेस आई एम क्लियर इनफ, आपको इस चीज से समझ में आई होगी ये चीज। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है दैट इज लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजेमनी। राइट, जब पावर और हेजेमनी की आप बात करोगे, सबसे पहले पावर को डिफाइन करने की कोशिश करोगे। राइट, पावर को डिफाइन करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स की बात करोगे, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पावर्स की बात करोगे, डिफरेंट थिंकर्स की बात करोगे पावर के अंदर। इवेंचुअली आप हेजेमनी पे मूव करोगे। हेजेमनी में आप बताओगे कैसे लेजिटिमाइजेशन या फिर किस तरीके से कंसेंट को आप पिक्चर में लेते हो, इसको आप कनेक्ट करते हुए देखोगे। पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली पावर और हेजेमनी वाले कंसेप्ट में आप कहीं ना कहीं हैना अरेंट का यूज करोगे, और साथ के साथ आप यूज करोगे ग्राम्स्की का। ग्राम्स्की की जो पूरी थ्योरी है हेजेमनी और पावर की, और सेम विद हैना अरेंट, जिस तरीके से वो पावर को बता रही है, पावर लाइज विद द पीपल, वायलेंस लाइज विद द स्टेट, पावर प्लूरैलिटी है, जब तक एक साथ है तब तक पावर है। जब हम हेजेमनी की बात कर रहे हैं तो न्यू मार्क्सिस्ट थे ग्राम्स्की, वो बता रहे थे कि जो मार्क्स बता के गए हैं कि रिवॉल्यूशन इनएविटेबल है, तो आखिर क्यों नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि जो सिविल सोसाइटी बीच में एग्जिस्ट कर रही है, विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज कर दे रही है किसको? जो बुर्जुआ पर्सपेक्टिव है, जो स्टेट है, स्टेट इज दी टूल ऑफ कोअर्शन एंड द सिविल सोसाइटी इज द टूल ऑफ लेजिटिमाइजेशन। तो जो टूल ऑफ लेजिटिमाइजेशन है सिविल सोसाइटीज के अंदर, वो कहीं ना कहीं लोगों को पता ही नहीं चलने दे रहा कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उन्होंने स्टेट के कोअर्शन को लेजिटिमाइज कर देते हैं, इसलिए उसे क्या बोला गया है? हेजेमनी। तो पावर में आप क्या बोले? पावर कैन बी कोअर्सिव, पावर कैन बी लेजिटिमेट, पावर कैन बी विद कंसेंट, पावर कैन बी विद वायलेंस। लेकिन जब मैं हेजेमनी की बात करता हूं, हेजेमनी ओनली लाइज विद कंसेंट। अगर लोग कंसेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप हेजेमनी प्रोवाइड
नहीं कर सकते। हेजेमनिक पर्सपेक्टिव में आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी डालने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आज की डेट में हम इंटरनेशनल थ्योरीज में यूएस की बात करें, यूएस इकोनॉमिकली भी डोमिनेट कर रहा है, मिलिट्रीली भी डोमिनेट कर रहा है, और इवेंचुअली आइडियोलॉजिकली भी डोमिनेट कर रहा है, कैपिटलिज्म इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म इन द फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। तो कहीं ना कहीं उसको भी हम एक हेजेमॉन का पर्सपेक्टिव इसके अंदर एंटर करा सकते हैं। तो हैना अरेंट ग्राम्स्की पावर की बेसिक डेफिनेशन, हेजेमनी की डेफिनेशन, अलग अलग डायमेंशन फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ ग्राम्स्की, फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ हैना अरेंट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते थे। 150 वर्ड्स में आपके पास इनफ कंटेंट हो जाता है इस चीज के लिए। एक और डायरेक्ट क्वेश्चन था, दिस इज गुड इनफ, पेपर इज आपको अच्छा लगा होगा देख के। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास लार्जर क्वेश्चंस आते हैं। देखो अच्छी बात यह है, यहां जो है हमें केवल ओपन एंड दे रखा है कि भाई राइट अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने यहाँ ओपन, मतलब मेरे को बहुत कंफाइन नहीं किया गया है कि किस तरीके से लिखना है, क्रिटिकली लिखना है, इलुसिडेट करना है, डिस्कस करना है, कमेंट करना है। तो ये सब चीजें अब जाके आपको जब, लेकिन आप सेकंड एस्पेक्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों पे भी फोकस करना पड़ता है कि क्वेश्चन का जो की टर्म है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वो क्या चाहता है, मतलब किस डायरेक्शन में आपका आंसर वो मूव करना चाहिए। इसलिए केवल कोर टर्म पढ़ के आंसर लिखना नहीं शुरू कर देना, हमें की टर्म भी देखनी है कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है वो क्वेश्चन हमसे। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलुसिडेट, राइट, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एलुसिडेट द मीनिंग्स inherent in the term political with appropriate illustrations। elucidate पहली चीज, inherent meanings of political। देखो अगर आप समझदार हो, मैं मान के चल रहा हूं आप समझदार हो, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप इसमें ये नहीं बताओगे कि पॉलिटिकल है क्या, पॉलिटिकल कहां से निकला, पॉलिटिकल की डेफिनेशन क्या होती है, नहीं। इट्स मोर अबाउट कि जब आप पॉलिटिकल की बात कर रहे हो, यहां जब पॉलिटिकल को डिस्कस किया जाएगा ना, इट्स मोर ऑफ कि जहां से शुरुआत हुई कि पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देख रहे थे, क्या पॉलिटिकल क्या है, क्या पॉलिटिकल राजा की पावर है, क्या पॉलिटिकल गॉड की पावर है, क्या पॉलिटिकल चर्च की पावर है। इवेंचुअली डिफरेंट आइडियोलॉजीज डिफर करेंगे, राइज हुई इसमें कि क्या यार सोवरेनिटी कैसे होनी चाहिए, इंडिविजुअल सोवरेनिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन सोवरेनिटी होनी चाहिए, इसमें हम ग्रोटियस और बोर्डिन की बात करते हैं। इवेंचुअली फिर हॉब्स आएगा जो दोनों की बात करेगा, फिर लॉक आएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करेगा, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कैसे चल रहा है जी, लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए। लिबरलिज्म आएगा, वो कंप्लीट पावर किसके हाथ में प्रोवाइड करेगा, लोगों के हाथ में। अगेन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव किस तरीके से आएगा आपको देखने को मिलेगा, स्टेट सोशलिज्म वाला पर्सपेक्टिव आएगा, टोटलिटेरियनिज्म वाला पर्सपेक्टिव इसके अंदर आप डाल सकते हो। डेमोक्रेसी, डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखती है, जब हम इसमें अप्रोचेस वाला पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हो कि पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ स्टेट वाज मोर ऑफ कि किस तरीके से राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके लोगों की। कोई बोल रहा है नहीं यार इक्वालिटी प्रोवाइड करानी, कोई बोल रहा नहीं यार लिबर्टी प्रोवाइड करानी है। तो पॉलिटिकल के जो एस्पेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो डिफरेंट अप्रोचेस आपको दिखेंगे, जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपको देखने को मिल रही हैं विद सर्टेन एग्जांपल्स, आप थिंकर्स का नाम यूज करोगे। और आपको पता है अगर आप ढंग से आपने पॉलिटिकल थ्योरी का राइज देखा है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोशलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, लिबरलिज्म, इवेंचुअली जो आइडियलिज्म की हम बात कर रहे थे इन द टाइम ऑफ एंशिएंट ग्रीस, इवेंचुअली जो डिवाइन थ्योरी चल रही थी पूरी फिल्मर की ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मैकियावेली कैसे आके स्टेट की डेफिनेशन को ही डिफर कर देता है, किस तरीके से पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग कर रहा है, किस तरीके से पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग कर रहा है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव जो है, जो पॉलिटिक्स का जो पर्सपेक्टिव है ना, जो पॉलिटिकल की डेफिनेशन है, जो विद टाइम चेंज होती हुई आई है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों का रीजन बढ़ता गया, जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं सर्टेनली, वो क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, वो क्या डिग्रेडेशंस हैं विद टाइम, किस तरीके कौन से मूवमेंट हुए, क्यों हुए, इन सब चीजों को आप जस्टिफाई कर दो। 20 मार्क्स का आंसर काफी ओपन एंडेड आंसर था। पॉलिटिक्स में आपको इन्होंने ये छोड़ दिया भाई इवोल्यूशन बताओ पॉलिटिकल टर्म का, किस तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हुई है, किस तरीके से इस टर्म का यूसेज बदला है। कभी से रूल ऑफ लॉ की तरह भी बोला जा रहा है, कभी कभी से क्या बोला जा रहा है, कभी कभी से कोर्सिव पर्सपेक्टिव की तरह भी देखा जा रहा है कि राजा के पास कंप्लीट पावर है जी, सामने वाले की जान ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैकियावेली जो बोल के गया है, हॉब्स का लेवियाथन एब्सोल्यूटिस्ट, लेकिन उसके बाद देखो कि लॉक क्या बोल रहा है जी, लिमिटेड गवर्नमेंट है, लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पॉलिटिकल। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब पर्सपेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना था इस आंसर के अंदर, और उसको यूज करके आप इसे अच्छे से आंसर भी कर पाते। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्स भाई साहब पेपर में ना आए हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मार्क्स और गांधी दो लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा पेपर में आते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे इन वन फॉर्म और अनदर। वो सेम चीज आप मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के साथ भी देखेंगे अभी इसमें, इस पेपर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो देखने को मिल रहा है, मार्क्सिज्म इज अ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन डिमांडिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद इट्स कोर प्रिंसिपल्स। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले तो मेरे ये जानना चाहिए कि भाई ठीक है, मुझे मार्क्स के कोर प्रिंसिपल्स को सेंटर में रखना है, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या रखना है, मुझे जस्टिफाई करना है कि मार्क्स की जो थ्योरी है दैट इज नॉट जस्ट एन आइडिया, इट्स अ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन।
कि केवल आप थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं, मार्क्स खुद बोल के गया दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजी, ये कोई थ्योरी नहीं है, इट हैज टू बी पुट इन एक्शन। और उन्होंने क्या बोला, कैपिटलिज्म का इनएविटेबल एंड होगा, तो इवेंचुअली दिस हैज टू बी पुट इन एक्शन, ये अपने आप ही इनएविटेबली किस में आ जाएगी, वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा ही होगा। अब कोर स्ट्रगल के हम क्या बोल रहे हैं, इन्होंने जब कोर वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे जी क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे, क्लास स्ट्रगल को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे थ्रू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इवेंचुअली हम बात करेंगे किस तरीके से बुर्जुआ जो है वो बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर वाला मॉडल है जो उसकी कोर पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट जब हम वायलेंट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं उसकी बात करेंगे, क्यों होगा, किस तरीके से वर्कर साथ में आ जाएंगे, किस तरीके से उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस जागेगी और इवेंचुअली वो इकट्ठे होकर बुर्जुआ क्लास के साथ क्या कर देंगे, रिवॉल्यूशन कर देंगे। फिर उन्होंने फोर्थ स्टेप बताया जी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आया, जिसके अंदर वर्कर्स जो हैं उनके हाथ में रिसोर्स कंट्रोल आ जाएगा, फिर वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जब वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और सब में जब इक्वालिटी आ जाएगी, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, तब हम उसे क्या बोलना शुरू कर देंगे, कम्युनिज्म। मतलब केवल आइडिया नहीं है, आप प्रॉपर स्टेजेस प्रोवाइड करा रहे हो कि जिसको एक्शन के थ्रू अचीव किया जा सकता है। काउंटर कैसे करोगे, बिल्कुल सही बात है कि जी पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन है, लेकिन वो एक्शन कभी भी आपको डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। चाहे आप इसे माओइज्म के फॉर्म में देख लें जिन्होंने एक स्टेज पहले ही पेजेंट्री रिवॉल्यूशन करके मार्क्स को अप्लाई किया था, या आप लेनिन के केस में देख लें, लेनिन के केस में आपको डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट पे फुल स्टॉप लगता हुआ दिखा। इवेंचुअली आप कम्युनिज्म की तरफ कभी मूव किए ही नहीं, तो इस पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं आपने कमेंट दे रखा है, तो आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर कंक्लूजन में डालने की कोशिश करोगे और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे किस तरीके से हाँ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी हैं जो हमें लास्ट स्टेज कम्युनिज्म में देखने को मिल रहे हैं। और आई गेस आई एम क्लियर इनफ, आपको किस तरीके से करना है, आपको जस्टिफाई करना है कि जैसे पहले कुछ थ्योरीज आती थी, जैसे प्लेटो की थ्योरी आ गई, प्लेटो की कम्युनिज्म थ्योरी आ गई, लेकिन मार्क्स की जो थ्योरी है कम्युनिज्म थ्योरी, या फिर जो स्टेजेस है कम्युनिज्म तक पहुंचने के लिए, दे आर मोर एप्लीकेबल, वो ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। प्लेटो को देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक और बहुत ही ज्यादा, समझ पा रहे हो ना, कि नॉर्मेटिव थी, वो ट्रेडिशनल थी, इन द सेंस कि उन्हें अप्लाई करना इम्पॉसिबल था। आप किसी, फॉर एग्जांपल प्लेटो सेड कि कम्युनिज्म ऑफ मैरिज कर देना चाहिए जी, स्टेट शादी कराएगा, जैसे बच्चे पैदा होंगे बच्चा अपने पास रख लेगा स्टेट, और लड़का लड़की मौज लो अपनी जिंदगी की, जाओ फिलोसोफर किंग और क्वीन बनो, स्टेट बच्चा किसको कौन संभालेगा, स्टेट संभालेगा। बट ये पॉसिबल नहीं है। इवन जानवर भी जब तक अपने बच्चे को हंट करना नहीं सिखा देता है, सर्वाइवल स्किल्स नहीं सिखा देता, तब तक उसे संभालता है। और यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लेटो के ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, हम बच्चा पैदा करके क्या करें, स्टेट को प्रोवाइड कर दें, तो वो कहीं ना कहीं इलॉजिकल और इरेशनल का थॉट था। और फिलहाल 21st सेंचुरी में तो डेफिनेटली इरेशनल लगता है, आज से 2300 साल पहले है, तो जजिंग फ्रॉम प्रेजेंट पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा गलत है, लेकिन देखो इरेशनल तो है ही, और फिलोसफर इरेशनल बातें करते भी हैं, इसमें कोई दो राहे भी नहीं है। मूविंग ऑन, दिस वाज अबाउट मार्क्स। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। पहली चीज, बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखो अगर आपने जस्टिस का कंसेप्ट पढ़ा है तो जब भी हम वैल्यूज की बात करते हैं तो हम राइट्स की, इक्वालिटी की, और जब हम बात करते हैं तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम लिबर्टी की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं, राइट। जब हम यहाँ पहली चीज लिखी हुई दिख रही है इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, तो कहीं ना कहीं समझ जाओ ये किसकी बात चल रही है, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं किससे इन्फ्लुएंस्ड है, इकोनॉमिक इक्वालिटी से। अब इसमें कौन सा पिक्चर लेके आ जाओगे आप, सोशलिस्ट एस्पेक्ट लेके आ जाओगे, नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशो इकोनॉमिक राइट्स पे ज्यादा फोकस करना है rather than सिविल पॉलिटिकल राइट्स आर गुड इनफ, लेकिन सोशो इकोनॉमिक राइट्स जरूरी हैं ज्यादा, और इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करनी भी जरूरी है। अमर्त्य सेन लेके आओगे इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, कि केवल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से काम नहीं चलेगा, अगर अपॉर्चुनिटी होगी तब जाके कहीं ना कहीं वो सेम लेवल का इकोनॉमिक गेन कर पाएगा, जिस तरीके से वो अपने जस्टिस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एफर्मेटिव एक्शंस की बात करोगे, जो कहीं ना कहीं रोल्स भी बात करके गए हैं और आज की डेट में भारत में भी लगते हुए दिख जाते हैं। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को भी पिक्चर में ला सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसमें। अब जरूरी नहीं है पेपर 1 का आंसर है तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ही साइडलाइन कर देंगे, हम सर्टेनली ऐसे एग्जाम्पल्स जहां ये एप्लीकेशन का दिखता है उनको हम यूटिलाइज करते हुए दिखते हैं। सेम गोज विद पेपर 2, जब हम पेपर 2 का वो पार्ट बी करेंगे पेपर 1 का, तो उसमें ऐसा नहीं है पार्ट ए के थ्योरीज को या थिंकर्स को हम यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली यूज करेंगे। तो इंटरलिंकिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पेपर्स और द पेपर्स, ये बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं यहां भी आप उसे इंटरलिंक करते हुए देख सकते हैं और इसे जस्टिफाई करते हुए दिख जाओगे किस तरीके से आप लिबरलिज्म से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, फिर सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे जाओगे, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की भी बात कर सकते हो। कि मॉडर्न लिबरलिज्म को भी इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करनी पड़ी, सोशल वेलफेयरिज्म की बात करनी पड़ी, जो पैसे की बात है, इकोनॉमिक राइट्स उनकी बात करनी पड़ी। अब
जो बेसिकली हम बोल सकते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म समवॉट अ मिडिल ग्राउंड ऑफ सोशलिज्म एंड क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। तो उसकी आप बात कर सकते हो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में कौन सी आइडियोलॉजी जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को किस किस तरीके से देख रही है, कम्युनिटेरियन व्यूज, सोशलिस्ट व्यूज, लिबरल व्यूज, अमर्त्य सेन का व्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप सर्टेन थिंकर्स तो यूज करोगे ही करोगे, साथ के साथ आइडियोलॉजी को भी यूज करोगे इसके अंदर, राइट। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन, एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आपने एशियन वैल्यू थ्योरीज के ऊपर इतने क्वेश्चन देखे हैं कि आपको एक्सपेक्टेड था कि यार दोबारा आएगा ये। कल्चरल रिलेटिविज्म का आपको 2022 में भी क्वेश्चन आता हुआ दिखा था। तो बहुत सारे, मैंने हमेशा अपने बच्चों से मैं बोलता हूं कि सबसे पहली चीज जो हमें करनी है पीएसआईआर पेपर के अंदर वो ये है कि पास्ट में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं, स्पेसिफिकली ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है पार्ट ए के ऊपर क्योंकि स्टैटिक पोर्शन ज्यादा है, उनको जरूर करो। उनको करोगे तो ये मान के चलो 40 to 50% या 60% पेपर तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो जो आने वाला है, क्योंकि चीजें रिपीट होती हुई दिखेंगी और आप देखोगे चीजें रिपीट ही हो रही हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेड। उनका पूछने का तरीका बदल दिया है, डायमेंशन बदल दिया है, लेकिन चीज जो पूछी जा रही है वो वही है। तो अगर आप कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज पे रिलाई करते तो इस पेपर को भी बड़ी आसानी से आप निकाल देते, बड़ी आसानी से लिख देते, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर मैं पहले ही किसी चीज को लिख के देख चुका हूं और मेरे को दोबारा सामने वो पेपर में आ जाए तो मेरे को ना बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा स्ट्रक्चराइजेशन बहुत अच्छे से कर पाऊंगा मैं उसका, क्योंकि मैं पहले ही उसे अटेम्प्ट कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं आपको फोकस करने की जरूरत है पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने की, और शुरुआत इसी वाले पेपर से करो, इसी पेपर के वापस लिखने की ट्राई करो। मूविंग बैक, ईयर बाई ईयर बैक मूव, पीछे चलते जाओगे, या इसे आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हो कि टॉपिक बाई टॉपिक आप पीवाईक्यूज उठाते रहें, पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और उसका रेलेवेंस अगर आपने ऐसा किया होगा और आप इस पेपर को लिख रहे हैं तो आपको सर्टेनली इसका एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे से अभी मेरी बात नहीं हुई है डायरेक्टली, लेकिन सर्टेनली जब मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा तो वो मुझे पूरी उम्मीद है कि दे विल बी रियली हैप्पी कि किस तरीके से ये पेपर आया है और किस तरीके से वो बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज, राइट। मूविंग ऑन, जो हमारे पास देखने को मिल रहा था डिबेट ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट। ह्यूमन राइट्स वाला पर्सपेक्टिव आ गया। आपको पता है ह्यूमन राइट्स एज अ स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन्ड है पीएसआईआर के अंदर, तो कोई मिस नहीं कर सकता उसे। इज कॉट बिटवीन द लिमिटेशंस ऑफ बोथ यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें क्या क्या की टर्म क्या देखने को मिल रहा है, की टर्म हमें यहां देखने को मिल रहा है सबसे पहला ह्यूमन राइट्स, दूसरी चीज यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, अगेन वही बात, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स वर्सेस एशियन वैल्यू थ्योरीज, यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। आप एथिक्स के अंदर भी कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ते हो, नियत्शे का मेरिटोक्रेसी वाला पर्सपेक्टिव भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं वो भी रिलेटिविज्म को ही सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमने सबसे पहले करना है ह्यूमन राइट्स को डिफाइन कि जी ह्यूमन राइट्स हैं क्या, ह्यूमन राइट्स पिक्चर में आए क्यों, ये जो चार्टर निकला था 1948 में क्यों निकला, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 300 वर्ड्स में जाएगा एक आंसर। तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन आप ह्यूमन राइट्स से करेंगे, 3 टाइप के ह्यूमन राइट्स बताएंगे। अब किस पे आ जाएंगे, यार ये ह्यूमन राइट्स कैसे हो सकती हैं, ये यूनिवर्सल हो सकती हैं क्या, ये हर कल्चर डिफरेंट है, तो हर कल्चर डिफरेंट है तो हम क्या बोल रहे हैं सोशलिस्टिक एस्पेक्ट्स है कि इंसान जो है वो एटोमिस्टिक मैन नहीं है, वो एम्बेडेड सेल्फ है, वो सिचुएटेड सेल्फ है। ऐसे केस में वो अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस रहेगा, इसलिए उसके लिए जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं, वो भी डिफरेंट रहेंगी। और जब वैल्यूज रहेंगी तो कहीं ना कहीं राइट्स वाले पर्सपेक्टिव में वो कौन सी राइट्स को प्रेफर करेगा ये भी डिफर कर जाता है। कल्चरल रिलेटिविज्म कहीं ना कहीं कल्चरल सुप्रीमेसी को भी मेंटेन नहीं होने देता। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर आप ह्यूमन राइट्स का निकलते हुए देखते हो तो उन्होंने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को जनरली ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, दे प्रेफर्ड मोर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जबकि आप एशियन वाला पर्सपेक्टिव देखोगे, चाहे वो सिंगापुर की बात करें, चाहे हम मलेशिया की बात करें, एशियन पर्सपेक्टिव वो सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेन डिबेट है ह्यूमन राइट्स को लेकर वो है क्या, यार सबके लिए कॉमन राइट्स हो सकती हैं क्या, पूरे देश के पूरी दुनिया पे क्या हम एक ही राइट पर्सपेक्टिव लगा सकते हैं कि जी यही ह्यूमन राइट्स है, सबके ऊपर यही अप्लाई होने चाहिए। या जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटीज में डिफरेंस है और कल्चरल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा आपको एम्बेडेड दिखता है इंसान, सोशल है, ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव जो हम सोसाइटी और स्टेट का देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कल्चरल एस्पेक्ट भी आना चाहिए राइट्स के पर्सपेक्टिव में। इसलिए क्या बोल रहे हैं जी, वेस्टर्न सोसाइटीज टॉक्स मोर अबाउट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और जो ईस्टर्न सोसाइटीज हैं, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडिया वाज नॉट द पार्ट ऑफ इट, इंडिया एग्रीड विद द ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स इन 1948 इटसेल्फ। लेकिन जो बाकी ईस्ट एशियन सोसाइटीज थी उन्होंने कहीं ना कहीं रेजिस्ट करने की कोशिश करी कि नहीं यार, हमारे यहाँ एशियन वैल्यूज थ्योरी का पर्सपेक्टिव अप्लाई होना चाहिए। इसमें मल्टीपल थिंकर्स के नेम भी यूज कर सकते थे, इवेंचुअली से आप फिर जस्टिफाई भी आसानी से कर पाते हैं। आई गेस आई एम क्लियर इनफ। ह्यूमन राइट से शुरू करेंगे,
यूनिवर्सलिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई करेंगे, कोशिश करेंगे उसे डिफाइन करने की, और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन में ये जो एशियन वैल्यू थ्योरी वाला पर्सपेक्टिव आ गया है, ये यूनिवर्सलिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म का पर्सपेक्टिव एक लिमिटेशन बन चुका है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को आप बेसिकली जस्टिफाई कर पाओगे, सोशल इकोनॉमिक राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल पॉलिटिकल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सबके लिए एक चीज चल सकती है या सबके लिए एक चीज नहीं चल सकती, राइट? आई गेस आई एम क्लियर इनफ। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, थर्ड का बी पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, इट इज रिलेटेड टू डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी प्रमोट करना चाहती है डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग अबाउट पब्लिक इश्यूज अमंग द सिटीजंस। आसान भाषा में डेलिबरेशन का मतलब क्या होता है? डिस्कशन। लोगों का मानना है, अगर आप डेमोक्रेसी कह रहे हो तो ऑफ कोर्स उसका मतलब क्या है? डेलिबरेटिव। यार लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना डेमोक्रेसी किस काम है? तो अगर आप डेमोक्रेसी टर्म कर रहा हूं, इंट्रिंसिकली किसका मतलब क्या है? डेलिबरेटिव है। इन्होंने बोला कि अगर लोगों को डिस्कशंस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो एक्चुअल डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी अगर आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हो, अगर वो केवल 5 साल में एक ही बार इंक्लूड हो रहे हैं, जो एलिटिस्ट स्कूल का पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी का, जो बोलते हैं कि इतना ही रिप्रेजेंटेशन जो 5 साल में एक बार इन्वॉल्व करना बहुत है, तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेट्स इस चीज में बिलीव नहीं करते। वो बोलते हैं अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है तो सर्टेनली वो डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी, उसे आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज के पर्सपेक्टिव में चलते हुए बोल ही नहीं सकते। इसमें आप डालोगे क्या क्या? सबसे पहले तो डेलिबरेटिव पर्सपेक्टिव के एस्पेक्ट डालोगे, किस तरीके से एंशिएंट टाइम में सिटी स्टेट वाला पर्सपेक्टिव में डेलिबरेशन देखने को मिल रहा था, हमारे यहाँ बुद्धिस्ट संघास में अगेन ग्राम सभास का पर्सपेक्टिव डाल सकते हो इसके अंदर। अदर देन दैट आप एरिस्टोटल की बात डालोगे, डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस की बात कर रहा था, फिलोसफिकल थिंकर्स से ज्यादा, फिलोसफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस का मतलब क्या है? जो कॉमन गुड के लिए काम कर रहा है, जो सारे लोगों का एक कॉमन पर्सपेक्टिव है, कॉमन कंक्लूजन है। इसके अलावा आप हैना अरेंट की बात करोगे कि पावर लाइज विद द पीपल। हैबरमास का पर्सपेक्टिव यूज करोगे इसके अंदर कि किस तरीके से हैबरमास जो है वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात कर रहा था, राइट? इन सारे पर्सपेक्टिव को यूज करके, इन सारे एस्पेक्ट्स को यूज करके आप इसे इजीली आंसर कर सकते थे। डेमोक्रेसी डिफाइन करोगे, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी डिफाइन करोगे, इसमें ये भी डालोगे किस तरीके से आज के टाइम पे स्पेशली इन इंडिया के जो पार्लियामेंट्री जो डिस्कशंस हैं वो कम होते हुए दिखते हैं मुझे, किस तरीके से जुडिशियल गवर्नेंस बढ़ती हुई दिखती है, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस होता हुआ दिखता है, किस तरीके से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है दुनिया में डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का। इस पर्सपेक्टिव को भी कहीं ना कहीं आप इसके अंदर डिस्कस करते हुए दिख सकते थे। और इसमें आप देखोगे कि अगर लॉ बना भी दोगे आप विदाउट डेलिबरेशन तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। इसका एग्जांपल आप फार्म बिल से ले सकते थे, इसका एग्जांपल आप रिसेंटली जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए लॉ बनाया उससे ले सकते थे, एनआरसी सीए के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुई उस पर्सपेक्टिव में ले सकते थे। बांग्लादेश के अंदर जो चला था अभी, जो बेसिकली आप विदाउट डिस्कशन, विदाउट डिस्कसिंग विद द पीपल अगर आप कोई चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो वो लेजिटिमेट नहीं है, लोग उसे जस्टिफाई नहीं करेंगे, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोगों का डिस्कशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। एंड विदाउट डेलिबरेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेसी। आसान भाषा में डेलिबरेटिव डेमोक्रेट्स यही है। थिंकर्स को यूटिलाइज करके आप इसे इजीली आंसर कर सकते थे। आई गेस आई एम क्लियर इनफ और होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या अप्रोच होनी चाहिए थी इन क्वेश्चंस को आंसर करने की, और किस तरीके से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कैसे हम ये समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है हमारी पीवाईक्यूज को डिस्कस करना। जैसे अगर आप पीवाईक्यूज की बात करते हैं, अगर पीवाईक्यूज को पहले से ही डिस्कस करा होता है आपने तो शायद ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगते। और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं अभी भी, आई विश आपको ये आसान लगे हो, आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। किसी भी तरीके से गलत बात नहीं बोलना चाहता, हमारे यहाँ माना जाता है जुबान पे सरस्वती बैठी है। मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा मेरा जो इस बार ये दे के आया है पेपर, या जो भी मेरा बच्चा नहीं भी है, अगर वो जो मेरे से नहीं भी पढ़ा है लेकिन उसने पीएसआईआर अटेम्प्ट किया है या जो पीएसआईआर की तैयारी कर रहा है, भगवान आपको सक्सेस दे, लेकिन आप उसके लिए मेहनत भी करो। सेक्शन सी, अगर सी पार्ट की बात करें, जो थर्ड क्वेश्चन का सी है हमारे पास, उसमें बोला जा रहा है जी धर्मशास्त्र प्रेजेंट्स अ ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, राइट? धर्मशास्त्र मतलब हिंदू ट्रेडिशन की बात आ गई। हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसे, धर्म और दंड। तो जिसके अंदर बेसिकली पनिशमेंट का ज्यादा है, जिसके अंदर दंड, धर्म होगा उसके अंदर भी, लेकिन जहां दंड डोमिनेट कर रहा है उसे दंड शास्त्र बोलते हैं। जहां धर्म डोमिनेट कर रहा है, धर्म इज मोर ऑफ ड्यूटी। जैसे हम बोलते हैं ना पृथ्वी धर्माधृतम, कि जब तक पृथ्वी पे, जब तक अर्थ पे धर्म है तब तक चल रही है, अगर नहीं तो फिर आपको अराजकता और प्रलय जैसी चीजें आती हुई दिखेंगी। तो ये ड्यूटी बेस्ड पर्सपेक्टिव है, हमारा हिंदुइस्टिक ट्रेडिशन है, इसे हम कहीं ना कहीं मनुस्मृति से कनेक्ट करके देखते हैं। धर्मशास्त्र का जो मेजर धर्म ट्रेडिशन का जो हमारा एक एस्पेक्ट है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में आपने इसमें एस्पेक्ट क्या दे रखा है कि ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपने क्या कर रखा है जी, कम्युनिटीज के लिए भी ड्यूटी है। कम्युनिटीज के लिए क्या ड्यूटी है? राजा को ये मेक श्योर करना है कि कम्युनिटीज अपना वर्ण फॉलो करे, जो क्षत्रियास, ब्राह्मणास,
वैश्यास और शूद्रास आपको देखने को मिल रहे हैं, वो अपना धर्म फॉलो करें। साथ के साथ जो हमारे आश्रम्स हैं उनको फॉलो किया जाए। जितने भी आपको आश्रम्स देखने को मिल रहे हैं, जितने भी आपको पुरुषार्थ देखने को मिल रहे हैं, उनको फॉलो किया जाए। कहीं ना कहीं जो 16 संस्कार होते हैं कम्युनिटीज को, उन्हें भी फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य में रहो, 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन में रहो, 50 से 75 तक आप वानप्रस्थ बन जाओ, एंड इवेंचुअली 75 के बाद सन्यासी बन के मौत का इंतजार करो, मोक्ष का इंतजार करो। सिमिलरली जो मेन 4 एस्पेक्ट बताए गए हैं, धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ, इनको बैलेंस मेंटेन करना है सोसाइटी के अंदर राजा को। तो बेसिकली हर ये राजा की ड्यूटी है, कम्युनिटी की क्या ड्यूटी एस्पेक्ट के उनके ऊपर क्या असाइन किया जा रहा है। हम ये भी बताएंगे धर्म के अंदर कि देखो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जब हम जाते हैं, जब एडम्स वाली बात करते हैं, एडम्स एप्पल जो आपने सुना ना, एडम और ईव, हमारे यहाँ मनु है, जैसे उनका आदम है वैसे ही हमारा मनु है। उनके यहाँ क्या दिया जाए, जब आदम को पावर दी गई, जब राजा बनाया गया, तो उसको ना एब्सोल्यूट राइट्स भी प्रोवाइड की गई, राइट। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के अंदर राजा को एब्सोल्यूट राइट्स प्रोवाइड नहीं की गई है। हमारे यहाँ डिवाइन राइट्स तो हैं, डिवाइन पर्सनैलिटी तो है राजा, लेकिन उसके ऊपर कुछ राजधर्म भी लगा दिया गया है जो उसे कम्युनिटी के ऊपर फॉलो करने के लिए उसे फंक्शन करना है। वो सारा क्या है जी, आश्रम फॉलो होने चाहिए, पुरुषार्थ फॉलो होने चाहिए, वर्ण सिस्टम फॉलो होना चाहिए, और संस्कार जैसे हम बोलते हैं कि जी सबसे पहले गर्भ संस्कार होता है, लास्ट में अंत्योष्टि संस्कार होता है जो 16वां संस्कार होता है। इन सब चीजों को आपको फॉलो करने की जरूरत है। इवेंचुअली राजा को इंडिविजुअल के लिए क्या क्या है, राजा को किसी भी तरीके, राजा को वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण्स को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, किसी भी तरीके से वोमेनाइजर नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक यूटिलिटीज बिल्ड करे, दिन में ना सोए। तो ऐसे बहुत सारी ड्यूटीज जो है आपने राजा के ऊपर भी अप्लाई कर दी है। इसमें एक और एस्पेक्ट देखोगे किस तरीके से जो हमारा धर्मशास्त्र ट्रेडिशन है, इसमें हल्का इक्का दुक्का लाइन में ये भी डाल सकते थे किस तरीके से वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है, पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है, उसने हमारे वाले जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था उसको इग्नोर कर दिया, ये कह के कि यार ये तो रिलीजियस ट्रेडिशन है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि वो जो पूरा मेडिवल पीरियड में फिल्मर के पर्सपेक्टिव पर रन करते हुए आ रहे हैं, डिवाइन पर्सपेक्टिव पर रन करते हुए आ रहे हैं, वही डिवाइन पर्सपेक्टिव है हमारे यहाँ भी, लेकिन उससे बेटर है। क्योंकि वहां आप वहां एब्सोल्यूट राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ आपको ड्यूटी भी प्रोवाइड की है आपने राजा के ऊपर, कुछ ड्यूटी भी असाइन की है राजा को। तो कहीं ना कहीं राजधर्म आपको यहाँ भारत में देखने को मिल जाता है। और ऐसा माना भी जाता है, मैक्स म्यूलर, जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है, उन्होंने बोला कि अगर इंडियन पर्सपेक्टिव को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करता है तो इवेंचुअली वो डिग्रेड हो जाएगा। क्योंकि आप ड्यूटी बेस्ड पर्सपेक्टिव की बात नहीं करोगे अगर आप कहीं ना कहीं इंडियन बेस्ड पर्सपेक्टिव को इनकाउंटर या फिर एक्नॉलेज नहीं करते हो। इन सब चीजों को आपको इसके अंदर लिखना था, आप जस्टिफाई कर सकते थे उस चीज को। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है मुझे, सबसे पहली चीज, लेजिटिमेसी एड्स पॉजिटिव वैल्यू टू पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सीधी सीधी बात। लेजिटिमेसी का मतलब सबसे पहला कंसेंट जी, राइट। अब ये कंसेंट क्या लॉ है? क्या मैं बोल रहा हूं कोई भी लीगल अथॉरिटी लेजिटिमेट हो सकती है? नहीं। अगर वो लॉ ऐसा बना रही है जिसमें लोगों का कंसेंट नहीं है तो शायद उसे लेजिटिमेट पावर नहीं कहूंगा मैं। तो लेजिटिमेसी में कंसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर लोग इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, जो अभी हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में बात कर रहे थे, तो आप अगर कंसेंट बना रहे हो, रूल ऑफ लॉ बना रहे हो, जो अथॉरिटी है वो लोगों की मर्जी से ही बनी है, लोगों ने उसको पावर दी है किसी भी चीज को करने के लिए, लेकिन अगर उस पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया जाए, इवन वो कंसेंट से बना है, लेकिन वो लेजिटिमेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोगों के पर्सपेक्टिव से या लोगों के बेनिफिट में, इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, तो उसे किसी भी तरीके से आप लेजिटिमेट पावर नहीं कहोगे। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे स्टेट है, स्टेट तब तक लेजिटिमेट है जब तक वो रूल भी बना रहा है और खुद भी उन रूल से बंधा हुआ है, उन्हीं रूल्स के अंदर फंक्शन कर रहा है, किसी भी तरीके से वो इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से वो आपकी राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपकी लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको सोशो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करा रहा है, आपको सिविल पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करा रहा है। जितना ज्यादा रेस्ट्रेंट्स उतनी ज्यादा लेजिटिमेसी घटती जाएगी, और कहीं ना कहीं जितना ज्यादा लेजिटिमेट रहेगा उतनी ज्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी और ऑब्लिगेशन आपको बढ़ती हुई दिखेगी लोगों की टुवर्ड्स द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसमें हम जॉन लॉक का टेसिट कंसेंट भी लेके आ सकते थे। कैसे लेके आ सकते थे जी? हमारे यहाँ इतनी बड़ी पर्सपेक्टिव है, इतने बड़े इलेक्शंस होते हैं, 1.4 बिलियन पीपल हैं, पूरा यूरोप इकट्ठा कर लोगे तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो पूरी यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा है, यूएस की पॉपुलेशन से 3-4 गुना है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है, इतने सारे लोगों में लास्ट ईयर जब बीजेपी जीती या फिर जो गवर्नमेंट इस टाइम पावर में है एनडीए, तो उनके पास अगर आप वोट शेयर देखोगे दैट वाज अराउंड 38 to 40%, मतलब 60% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया ना उनके सपोर्ट में। लेकिन हमारे यहाँ बीइंग अ डेमोक्रेसी आपको कभी भी कू होता हुआ नहीं दिखेगा, लोग सड़कों पर उतरते हुए नहीं दिखेंगे, एक्सेप्ट द टाइम ऑफ 1975 जो टोटल रिवॉल्यूशन देखने को मिला था आपको जेपी नारायण का। तो जेपी मूवमेंट के अलावा आपको ऐसा लोग एकदम से, या फिर अभी ये एंटी करप्शन मूवमेंट बोल सकते हो
आप ऐसा नहीं बोलोगे यार मैंने नहीं चुना इस पीएम को तो मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, ये सरकार हटे। तो क्यों? वो टैसिट कंसेंट क्यों है? इवन आफ्टर नॉट गिविंग वोट टू अ पर्टिकुलर पर्सन आप क्यों एक्सेप्ट कर लेते हो? चलो ठीक है यार, जो भी है यही जीता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो लेजिटिमेट है, जिसकी वजह से आपका टैसिट कंसेंट बनता है, जिसकी वजह से आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल जो स्टेट है उसकी अथॉरिटी बढ़ती है। अगर ये लेजिटिमेसी ना है, अगर मुझे ये लगने लगे कि यार धांधलेबाजी हुई है, जो अभी आपको ईवीएम की धांधलेबाजी चल रही थी या वीवीपैट का इंट्रोडक्शन आपने देखा, वो क्यों हुआ? जिससे लेजिटिमेसी को इंप्रूव किया जा सके। तो इसे आप इंडियन पर्सपेक्टिव से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देख सकते थे, और अगर इस एस्पेक्ट को आप ऐड करते तो काफी हद तक आप इसे जस्टिफाई भी कर पाते। राइट, मूविंग ऑन। अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, बी पार्ट की देखें, क्रिटिकली एग्जामिन दी प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है जब हम बात करते हैं तो प्लेटो वाज एन आइडियलिस्टिक थिंकर, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की बात करते थे, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की बात करते थे, बोलते थे यार दिस इज जो फिजिकल फॉर्म है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, दिस इज इल्यूजन। जो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल जो नॉन टेम्पोरल, नॉन स्पेशियल, जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल ही इनफेलिबल है, वो क्या है? वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है। एलेगरी ऑफ केव्स वाला कंसेप्ट जो है इनका, एलेगरी ऑफ केव्स वाले कंसेप्ट से कहीं ना कहीं आप इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते। किस तरीके से बोलते कि जो रियल नॉलेज है, जब ये रियल नॉलेज की बात करते हैं फॉर्म्स की, तो कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म और वर्ल्ड ऑफ आइडियोलॉजिकल फॉर्म, उसको कनेक्ट करके फिर एक्चुअल नॉलेज को आप किससे कनेक्ट करते हुए दिखते? उस आइडियल फॉर्म से कनेक्ट करते हुए दिखते, वर्ल्ड ऑफ आइडिया से कनेक्ट करते हुए दिखते। तो इट इज बेसिकली हाउ प्लेटो बेसिकली परसीव्ड द वर्ल्ड, कि एक्चुअल आइडिया क्या है जी? पहले आप पैदा हुए, आप उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में जी रहे थे, जैसे ही आप इस फिजिकल फॉर्म में आए, आप धीरे धीरे उस वर्ल्ड ऑफ आइडिया से दूर होते चले गए और आपने इस पूरी फिजिकल फॉर्म को रियल फॉर्म समझना शुरू कर दिया। बल्कि ये तो कंप्लीट ट्रूथ है ही नहीं, दिस इज पार्शियल ट्रूथ। इसको आप कैसे और किससे कनेक्ट कर सकते थे? अब ऑफकोर्स मैंने बोला कंपैरेटिव एनालिसिस जरूरी है, तो हम जैनिज्म की फिलोसफीज देखते हैं, अनेकांतवाद, स्यादवाद, या फिर हम बुद्धिज्म में प्रत्युत्ति संपुदा जैसी चीजें देखते हैं, उन चीज से कनेक्ट करते हुए देख सकते थे, अद्वैतवाद जैसी चीजों से कनेक्ट करते हुए देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते, प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म का और एलेगरी ऑफ केव्स वाला पर्सपेक्टिव लेके आते, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज वाला लेके आते, तो इन फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स एंड द आइडियोलॉजिकल फॉर्म्स को आप कंपेयर कर पाते, और इस क्वेश्चन को भी एलेगरी ऑफ केव्स वाले कंसेप्ट के थ्रू बहुत इजीली एक्सप्लेन आप कर सकते थे। मूविंग ऑन, हम देख रहे हैं पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन, विच इज पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, विच टॉक्स अबाउट एम.एन. रॉयस पॉलिटिकल थॉट हाईलाइटेड द ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ मार्क्सिज्म। देखो एम.एन. रॉय आपको पता होगा, ऑफ कोर्स एम.एन. रॉय वाज द फर्स्ट कॉमेंटर्न। हमारे यहाँ जब पहली कॉमेंटर्न की गई थी, लेनिन ने जब 1919 के अंदर पहली कॉमेंटर्न कंडक्ट कराई थी, तो उसमें दो भारतीय गए थे, एक थे अवनी मुखर्जी और एक थे एम.एन. रॉय। तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। एम.एन. रॉय की काफी हद तक लेनिन से बनी भी नहीं थी, जब ये पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको जो है उसके फाउंडर भी माना जाता है इन्हें, लेकिन लेनिन से इनके थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके थे। अब हमें जो डिस्कस करना है, हमें रेदर देन इनकी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे ना जाके हम इनके ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पे। ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट क्या है इनका? रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो आसान भाषा में कुछ नहीं करना, आपको एम.एन. रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म एक्सप्लेन करना है। रेडिकल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है यार? एक्चुअल फ्रीडम क्या है? ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्चुअल फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास वॉइस ही नहीं है, सब वोट सब पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। उसके अलावा कोई टोटलिटेरियनिज्म है क्या? नहीं, टोटलिटेरियनिज्म भी नहीं है। कम्युनिज्म है क्या? कम्युनिज्म भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप जब नेशनलिज्म की तरफ जाते हो तो आप एक नेशन के पर्सपेक्टिव के अंदर दब जाते हो, अपनी आइडेंटिटी उससे अटैच कर लेते हो। जब आप कम्युनिज्म के अंदर जाते हो तो कहीं ना कहीं आप क्लास कंसेप्ट के अंदर दब जाते हो, अपनी आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर क्लास से मतलब बेसिकली अटैच कर लेते हो। तो इन तरीके से आप किसी भी तरीके से फ्रीडम नहीं पा सकते। रेडिकल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है कि जी एक्चुअल फ्रीडम। इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी रिलीजन को एक्सेप्ट करूं, मेरे पास इतना भी राइट होना चाहिए कि आई कैन रिजेक्ट द रिलीजन। मतलब मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पे सुपरस्टिशंस का भी जो डर है ना, कि यार भगवान से डरना, भगवान से भी नहीं डरना, केवल उस चीज से डरना है जो चीज गलत है, जिस चीज को आप गलत प्रूव कर सकते हो साइंटिफिक टेम्पर के साथ, रेशनैलिटी के साथ, रीजन के साथ। उस रेडिकल ह्यूमनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करोगे? आप फ्रीडम की बात करोगे, जो उन्होंने 3 कंसेप्ट दिए थे, फ्रीडम का दिया था, रीजन का दिया था और एथिक्स का दिया था। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे और एम.एन. रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म को आप आसान भाषा में इसके अंदर लिखा था। ये भी बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आपको मैं ये मान के चल रहा हूं जो पार्ट ए है हमारा, जो पार्ट ए आया है PSIR का, बच्चे इसको अटेम्प्ट करने के बाद काफी खुश होंगे। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। PYQs लिख के गए होंगे तो और ही ज्यादा खुश होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा पार्ट बी देखा जाए, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, जो बेसिकली IGP जो पेपर 2 से ज्यादा कनेक्ट होता हुआ दिखता है आपको, जो इंडियन पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन मूवमेंट से, इंडियन नेशनल स्ट्रगल से ज्यादा कनेक्ट होता हुआ दिखता है,
उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ये रिलेटिवली बच्चों को थोड़ा सा इजी भी लगता है क्योंकि जीएस से ओवरलैपिंग है, जीएस 2 में भी हेल्प करता है, तो बच्चे इस पे फोकस करते हैं। तो आई गेस ये इस बार वाला जो पेपर आया है वो भी काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से में अटेम्प्ट कर सकते थे। आई एक्सपेक्ट कि मेरे बच्चे इसमें काफी अच्छा स्कोर करेंगे और आई एक्सपेक्ट कि बाकी बच्चे भी सब इसमें अच्छा स्कोर करें, क्योंकि पेपर आसान था तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि पेपर टफ था तो हायर स्कोर नहीं किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अगेन 10 मार्कर्स। सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि संविधान को ना, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह मत देखो। बस ये मत देखो कि उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स लिखे हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि उसके अंदर कौन सी मोरल वैल्यूज, किन चीजों को ध्यान में रख के, किन वैल्यूज को ध्यान में रख के, किन एथिक्स को, किन मोरल्स को ध्यान में रख के उन चीजों को बनाया गया है और किन किन चीजों को वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो क्या करना चाहते थे पार्ट 3 को ऐड करके, पार्ट 4 को ऐड करके, इवेंचुअली जो पार्ट 4A आया थ्रू एन अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, उसके थ्रू वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो नॉट जस्ट द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट बट द मोरल एस्पेक्ट ऑफ जो मोरल वैल्यूज वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इसके अंदर करना था। इसके अंदर आप क्या करोगे, इसमें अंदर आप प्रीएम्बल की बात करोगे, जो वैल्यूज उसके अंदर की गई हैं, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, जस्टिस की, इन सबको डिस्कस करोगे। फिर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे, कहीं ना कहीं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, डीपीएसपीस की बात करोगे, राइट। इवेंचुअली इसके बाद आप देखोगे जुडिशरी का जो पर्सपेक्टिव है, जुडिशरी किस तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चल रहा है, उसकी बात, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे नहीं चल रहा है, रेदर देन किस पे चल रहा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और कहां कहां जब वो लिबर्टी की बात आती है तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे भी फंक्शन करना शुरू कर देता है, क्योंकि इट्स मोर कि जस्टिस मिलना ज्यादा जरूरी है रेदर देन प्रोसीजर फॉलो करना। हमारे यहाँ प्रोसीजरल जस्टिस ज्यादा पे ज्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन द ड्यू नेचुरल जस्टिस। तो कहीं ना कहीं जब राइट टू लिबर्टी की बात आई, स्पेशली आफ्टर द मेनका गांधी केस इन 1978, तो अपने राइट टू लिबर्टी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे शिफ्ट कर दिया। तो इन सारी चीजों के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जस्टिफाई कर सकते थे। बाई जस्टिफाइंग पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करोगे, फिर इतने सारे एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं जिनके थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करोगे इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मूविंग ऑन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की जब बात की जा रही है, अगेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आसान भाषा में हमारा प्रीएम्बल क्या बोलते हैं जी, 13 दिसंबर 1946 को ये इंट्रोड्यूस किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब बेसिकली क्या था, अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसमें हमने क्या देखा जी, हम जब संविधान बनाएंगे तो वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाली बात थी, किस बेसिस पे बनाएंगे, किन वैल्यूज पे बनाएंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, हम क्या क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इवेंचुअली जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी को एक्सेप्ट हो गया तो आफ्टर दी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जब ये खत्म हो गया जी, 26 नवंबर 1949 में पहुंच चुके हैं हम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस खत्म हो चुका है। तभी इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आपने किस तरीके से अटैच कर दिया इसके अंदर, एज एन इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसे आज के डेट में हम प्रीएम्बल बोलते हैं। अब प्रीएम्बल की बात करेंगे तो सर्टेनली आप प्रीएम्बल को डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे, वेदर इट्स द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, वो किन किन वैल्यूज की बात कर रहा है वो भी इसके अंदर आप एक्सेप्ट कर सकते थे बाय डिफाइन। बाय ये फैक्चुअल पर्सपेक्टिव देके थोड़ा सा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव पे जाते कि प्रीएम्बल किन किन चीजों की बात करता है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, सोवरेन, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये जो आपको बात देखने को मिल जाती है, रिपब्लिक, अगेन जब डिफरेंट टाइप्स के आपको जस्टिस की बात करता हुआ दिखेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता हुआ दिखेगा, स्टेटस की बात करता हुआ दिखेगा, सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात करता हुआ दिखेगा, पॉलिटिकल राइट्स की बात करता हुआ दिखेगा। तो इन सारी चीजों को आपको प्रीएम्बल में डिस्कस करना था। प्रीएम्बल के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज नथिंग बट इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन प्रीएम्बल, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह स्टार्ट करना था एंड कंक्लूड करना था एज प्रीएम्बल। मूविंग ऑन, अब हमें ये देखने को मिल रहा है लीगल रेमेडीज। जी लीगल रेमेडीज कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आसान भाषा में दिस इज मोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लीगल रेमेडीज के दो एस्पेक्ट हैं, लोग मुझे पता है इसके अंदर केवल आर्टिकल 32 एक्सप्लेन करके आए होंगे, रिट ज्यूरिसडिक्शन एक्सप्लेन करके आए होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है आर्टिकल 13 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्ट 3। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो भी आपको पार्ट 3 से आती हुई दिखती है, तो वो भी एक आपको क्या देखने को मिल रही है, लीगल रेमेडी देखने को मिल रही है। आर्टिकल 32 आपको एक लीगल रेमेडी देखने को मिल रही है। जितना ज्यादा डायमेंशन होगा उतना ज्यादा अच्छा है। आर्टिकल 32 में आप सारे जितने भी हमारे रिट्स हैं, चाहे वो हेबियस कॉर्पस है, चाहे वो मैंडेमस है, चाहे वो प्रोहिबिशन है, सर्टियोरारी है, कोवरेंटो है, इसके अलावा आप आर्टिकल 25 क्लॉज 2 को भी यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 अलाउ करता है स्टेट को टू इंटरफेयर इन द रिलीजन, अगर किसी भी तरीके से
कोई डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिखता है, या फिर कोई सोशल इविल एग्जिस्ट करती है, या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को कुछ नुकसान हो रहा है। इन तीनों चीजों को आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 को अगर आप यूज करते हो तो इस आंसर को बहुत इजीली आंसर किया जा सकता था अंडर द लीगल रेमेडीज ऑन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली अंडर द फंडामेंटल राइट सेक्शंस। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगेन रेलेवेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेकंड हाउस है हमारा, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। भाई है क्या, किस तरीके से बनता है, स्टेट बनाता है स्पेशल मेजोरिटी से, फिर पार्लियामेंट के पास जाता है, सिंपल मेजोरिटी से वो उसे अप्रूव करते हैं। स्टेट ही अबॉलिश कर सकता है, स्टेट ही बना भी सकता है। किसकी अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से बाद में पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। फायदा क्या है, देखो जी, सबसे पहला फायदा है अनदर चैम्बर है। एक चैम्बर है मतलब कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस बढ़ाता हुआ दिखेगा आपको, चेक एंड बैलेंस बढ़ाता हुआ दिखेगा, डेलिब्रेटिव एस्पेक्ट आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। कहीं ना कहीं आप एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। जरूरी नहीं है क्योंकि आप ग्रेजुएट्स को ले रहे हो, टीचर्स को ले रहे हो, कुछ लोग आप अपॉइंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपर्ट्स को पिक्चर में लेके आ सकते हो, जिससे जो डेलिब्रेटिव प्रोसेस है उसे और बेटर किया जा सके। कहीं ना कहीं आप चेक एंड बैलेंसेस भी क्रिएट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखो मनी बिल में तो कोई पावर है नहीं, लेकिन नॉन मनी बिल में एटलीस्ट 4 महीने तो कर सकते हो ना। कैसे कर सकते हो, पहले कोई नॉन मनी बिल भेजा, कोई ऑर्डिनरी बिल भेजा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने, लेजिस्लेटिव काउंसिल जी 3 महीने रख सकती है अपने पास। उसके बाद जो अमेंडमेंट सजेस्ट कर रही है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके बाद क्या करेगी, वापस भेज देगी, वापस 1 महीने रख सकती है। तो अगर कोई ऐसा बोगस लेजिस्लेशन है या फिर कोई ऐसा टारगेटेड लेजिस्लेशन है जिसकी वजह से आपको सोसाइटी में फॉल्ट लाइंस बनती हुई दिख सकती हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं ना कहीं 4 महीने का आपको एक डिले करवा सकती है, उसमें दिखा सकती है कि दे आर नॉट एग्रीइंग विद द एस्पेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो वो करना चाह रही है स्टेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको ये रेलेवेंस देखने को मिल जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली की। सब चीज अच्छी लिखोगे, एंड में क्या कर दोगे, थोड़ा सा नेगेटिव भी लिखोगे, यार कोई पावर है नहीं उसके हाथ में, इसलिए मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हुई दिखती नहीं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर इनडायरेक्ट इलेक्शन है, किसी भी तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बनने में, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स को भी क्या करती हुई दिखती है, साइडलाइन करती हुई दिखती है। इस तरीके से इसको आप कंक्लूड भी कर सकते थे। ये भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको देख के मन खुश हो गया होगा आपके इस क्वेश्चन को, आई गेस सो। अगर आप ढंग से पढ़ के गए हैं, ढंग से नहीं भी पढ़ के गए हैं, बेसिक भी पढ़ के गए हैं, इसको तो आप वैसे भी आंसर ही कर देते। नेक्स्ट, वुमेन्स रोल इन एंटी अरक मूवमेंट्स। देखो भैया, अगर एंटी अरक मूवमेंट ही समझ में नहीं आया तो वुमेन्स रोल क्या बताओगे। एंटी अरक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एंटी लिकर मूवमेंट्स। अब ये एंटी अरक मूवमेंट कहां टाइम टर्म दिया गया है, हम फॉर एग्जांपल हम ना वुमेन मूवमेंट की बात करते हैं, जब हम वुमेन मूवमेंट की बात करते हैं तो हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करते हैं, हम एंटी लिकर मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंटी लिकर मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं एंटी अरक मूवमेंट। अब इसमें क्या बोला है कि वुमेन्स रोल, जी वुमेन्स का ही रोल है सारा, चाहे आप बिहार की बात कर लो, चाहे आप आंध्रा की बात कर लो, या जितने इवन इन उत्तर प्रदेश, आज की डेट में यूपी जैसे स्टेट के अंदर भी आपको वुमेन जो है वो लिकर कंजम्पशन के अगेंस्ट बेसिकली प्रोटेस्ट करती हुई दिख जाती हैं। किस तरीके से प्रोटेस्ट करती हैं वो, यार वो अवेयरनेस फैलाने में काम कर रही हैं, वो पिकेटिंग ऑफ शॉप्स में कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को जाने को रोक रही हैं कि यार शराब मत खरीदो। कहीं ना कहीं वो शॉप ओनर्स को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी शॉप्स को बंद कर दो, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर इविल्स को बढ़ा रहा है, क्राइम्स को बढ़ा रहा है, फैमिलीज बर्बाद कर रहा है। और इवेंचुअली जब हम बोलते हैं ना वुमेन इज मोर फैमिली ओरिएंटेड देन द मेल काउंटर पार्ट्स, इसलिए बोला जाता है व्हेन यू टीच अ मेल यू इंप्रूव एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू टीच अ वुमन, व्हेन बेसिकली व्हेन यू एम्पावर अ वुमन यू आर एम्पावरिंग अ फैमिली। तो कहीं ना कहीं वुमेन जो है वो फैमिली एम्पावरमेंट की तरफ ज्यादा काम करती हैं, और उन्हें दिखता है किस तरीके से लिकर कंजम्पशन पूरी की पूरी फैमिली खा गया है, इस वजह से वो लिकर को कंजम्पशन को कम करने के लिए उसके लिए काम करती हैं। और इसका हमें सक्सेस भी देखने को मिला है, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला है, और बिहार में तो आपको देखने को मिलता है। बिहार हैज बिकम अ ड्राई स्टेट कॉज ऑफ दिस एंटी लिकर मूवमेंट्स। तो कहीं ना कहीं वुमेन रोल जो प्ले कर रही है, जो मैंने आपको बताया पिकेटिंग वाला, अवेयरनेस वाला, इन सबको यूटिलाइज करके गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश, आप इस क्वेश्चन को इजीली जस्टिफाई कर सकते थे, राइट। और कुछ ऐसे ये जो अच्छी सी टैगलाइंस होती हैं वुमेन एम्पावरमेंट वाली नहीं यूज करते, तो शायद ज्यादा और बेटर जस्टिफाई कर पाते। नेक्स्ट इज, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 20 मार्कर विच टॉक्स अबाउट हाउ फार डू यू एग्री। सबसे पहले आपसे पूछ रहे जी आप एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो। ऑफकोर्स अगर ऐसा दिया जाता तो जनरली हम मना नहीं करते, नहीं हम एग्री नहीं करते, हम एकदम रिबेलियन नहीं, बागी नहीं बन जाना है हमें। ऑफकोर्स हम एग्री करेंगे, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच रखने की कोशिश करेंगे। दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मोर फंडामेंटल देन द फंडामेंटल राइट्स in meeting socio-economic justice as mentioned in the preamble of the constitution. See, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, they are more focused on civil and political perspective. हमारे जो DPSPs हैं, they are more focused on social and economic rights, right? तो of course इसमें how far do you, I completely agree with this. Of course, that's the basic of Indian Constitution Part 3 and Part 4. जो basic difference है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस या सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अप्लाई करने के लिए, इंपोज करने के लिए आप क्या कर रहे हो जिससे वो फंक्शन कर पाए, डीपीएसपीस का यूज कर रहे हो। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सोशल पर्सपेक्टिव भी है,
इन फंडामेंटल राइट्स, बट सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको डीपीएसपी में ज्यादा देखने को मिलेगा। कैसे? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात कर रहे हो, नहीं होनी चाहिए। कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। फ्री लीगल एड होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। पैरिटी ऑफ वेजेस होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं, चिल्ड्रन के एजुकेशन की बात कर रहे हो, एससी एसटी के वेलफेयर की बात कर रहे हो। तो इतने सारे एस्पेक्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको उसे किससे लिंक करना है? आपको उन्हें लिंक करना है प्रीएम्बल से। जो हम फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो प्रीएम्बल के अंदर मेंशन्ड है सारे पॉइंट्स। तो किस तरीके से ये जो आपको डिफरेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 39 के साथ साथ 41, 42, 43, इवेंचुअली 46, 45 जो एजुकेशन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आप इंक्लूड करोगे उसके अंदर और जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे जो प्रीएम्बल्स हमारे लिए ऑब्जेक्टिव रख रहा है, किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में डीपीएसपी ज्यादा रेलेवेंट है उन्हें जस्टिफाई करने में। जो आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिखोगे, जब पार्ट 3 से कंपेयर करोगे पार्ट 4 का, सिविल एंड पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस वाले, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करोगे, इवेंचुअली डिफरेंट आर्टिकल्स बताओगे, किस तरीके से। इसमें एक और बात बताओगे, नेहरूवियन सोशलिज्म का आइडिया है ये, क्योंकि हमें पार्ट 1 से भी कनेक्ट करना है, इसे पेपर ए से भी कनेक्ट करना है। तो डीपीएसपी को किस तरीके से देखते हैं जी? लास्की जो है हमारे, हेरोल्ड लास्की, उनके चेले माने जाते हैं नेहरू जी। लास्कियन सोशलिज्म से काफी हद तक इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहे हैं, और उसी लास्कियन सोशलिज्म का आपको इंप्लीकेशन किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी के थ्रू। और लास्की किसकी बात कर रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। नेहरूवियन सोशलिज्म किसकी बात कर रहा है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है। और नथिंग, ये डीपीएसपी आर नथिंग बट द रेप्लिकेशन ऑफ लास्कियन एंड नेहरूवियन आइडियाज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा ऑप्शनल टाइप आंसर बनाने की भी कोशिश करें, केवल ये जीएस टाइप आंसर नहीं लगना चाहिए, आपको थिंकर्स को भी यूज करना है इसके अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ। काफी अगेन देखो, ये हमेशा याद रखना, किसी ना किसी नेशनल कमीशन के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर एनसीएसटी को, एससी के ऊपर आया था, इस बार वुमेन के ऊपर आ चुका है। तो वुमेन के बारे में क्या डिस्कस करना है? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का काम क्या है, क्या स्ट्रक्चर क्या है और क्या फंक्शन करती है। सबसे पहले बताओगे जी 90 स्ट्रक्चर वुमेन पर्सपेक्टिव में कि 1990 का एक्ट आया, 1992 में एनसीडब्ल्यू ने फंक्शन करना शुरू करा। इवेंचुअली स्ट्रक्चर किस तरीके से बताओगे जी? स्ट्रक्चर में एक चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, और एक ऐसी वुमेन होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। और ये जो 5 वुमेन है, इसमें से एक एससी एसटी वुमेन जरूर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर हो गया, 1 चेयरमैन प्लस 5 मेंबर्स प्लस 1 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन 5 वुमेन में से एक 1 मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग एससी और एसटी कम्युनिटी। कहीं ना कहीं 3 ईयर का टर्म होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर वाला पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शंस की बात क्या करेंगे जी? कॉन्स्टिट्यूशन में जो वुमेन को सेफ गार्ड करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं, उनको रिव्यू करना है, उनको देखना है, उन्हें कैसे बेटर किया जा रहा है, उन्हें अप्लाई भी किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, अगर कहीं तोड़ा जा रहा है तो उन्हें किस तरीके से बेटर किया जाए, राइट? किस तरीके से वुमेन क्राइम्स हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनको रोका जाए, उनको कैसे रिव्यू किया जाए। एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है हमने पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे फंक्शन हैं, सिविल कोर्ट की तरह फंक्शन कर सकती है, फंक्शन इट कैन फंक्शन एज अ सिविल कोर्ट। जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो आप हम डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं, आप पेश होने के लिए बोल सकते हैं सामने वाले को, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन बॉडी। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से फंक्शन देख पाओगे। वुमेन एस्पेक्ट जितने भी आप डायमेंशंस में सोच सकते हो इंडिया के अंदर जो कवर हो रहे हैं, वो सारे किसके अंडर हैं? एनसीडब्ल्यू के अंदर हैं। और साथ के साथ कहीं ना कहीं इसमें अब डिस्कस लिखा है एंड में, राइट, एक्सप्लेन लिखा है। तो कहीं ना ऐसा नहीं है हमसे कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लिखा, कंक्लूजन में लिखेंगे कि अभी भी यार टूथलेस टाइगर है एनसीडब्ल्यू, पूरी तरीके से पावर इसके हाथ में है नहीं, लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है उसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी चलती है, किसी भी मतलब डायरेक्टली आप 3 साल का टर्म होता है इनके चेयरमैन का, और उससे इजीली रिमूव भी किया जा सकता है। तो इंडिपेंडेंस की भी कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से वो पूरे फंक्शंस अपने अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन एस्पेक्ट को आप पिक्चर में ला सकते थे, किस तरीके से आज की डेट में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ता हुआ दिखता है, किस तरीके से वुमेन का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, जुडिशियल पर्सपेक्टिव जो इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो वुमेन के साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है एट वर्क प्लेस, जिसके लिए 2013 में आपको प्रिवेंशन ऑफ पोसा आता हुआ देखा था, बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस अगेंस्ट वुमेन, विशाखा गाइडलाइंस इन्फ्लुएंस। तो वो भी कहीं ना कहीं एनसीडब्ल्यू से आप कनेक्ट करके देखो कैसे उसका बेटर एप्लीकेशन हो सके, ये भी एनसीडब्ल्यू का ही है। जितने भी लॉज बने हुए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, उनका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का एप्लीकेशन हो रहा है कैसे हो रहा है, रिपोर्ट जो सबमिशन करनी है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे एनसीडब्ल्यू के फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। मूविंग ऑन, अगर आगे देखा जाए, ये हमारे पार्ट बी का 6th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। आगे देखना है अभी हमें, ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन बी। यस, वी आर ऑन टू द सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6, सी पार्ट। दिस टॉक अबाउट द लेगेसी ऑफ प्लानिंग कमीशन still have a bearing on India's development. Let me enlarge it a bit. थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं इसे, इससे आपको क्लियरली दिखे। राइट, नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है
द लेगेसी ऑफ प्लानिंग कमीशन स्टिल हैज अ बियरिंग ऑन इंडियाज डेवलपमेंटल पॉलिसीज, ऑफ कोर्स इट विल। आप खुद देख रहे हो 2017 तक हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन चल रही थी, तो किस तरीके से प्लानिंग कमीशन का आज की डेट में भी आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप प्लानिंग कमीशन डिस्कस करोगे कि जी रशियन मॉडल था, 1928 में सोवियत ने स्टार्ट करा, 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करा दी। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ प्लानिंग बहुत आसान थी टिल 1991, क्योंकि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 के बाद एक कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरफ आप मूव कर गए, तो मार्केट जो है वो मार्केट फोर्सेस पे चलना शुरू हो गया, डिमांड एंड सप्लाई पे चलना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट एस्पेक्ट है प्लानिंग का वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ आपको नहीं दिखता है। इवेंचुअली 2017 में आपने 12th 5 ईयर प्लान के बाद प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और आप नीति आयोग की तरफ मूव कर गए। लेकिन आज की डेट में भी मेजोरिटी ऑफ द चीजें जो आपको चलती हुई दिखती हैं, अभी भी आपने क्या देखा, नीति आयोग ने क्या करा, नीति आयोग ने आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान दिया। उसने भी तो प्लान ही दिया ना, मतलब इवेंचुअली दैट इज नॉट बाइंडिंग। प्लानिंग कमीशन की भी बाइंडिंग नहीं होते, दैट वाज जस्ट द ऑब्जेक्टिव्स और हम एक्सपेक्ट रखते थे। सॉरी, सिमिलरली नीति आयोग भी आपको सिमिलर चीजें ही करती हुई दिख जा रही है। 3 ईयर का प्लान है, 5 ईयर का प्लान है, नेक्स्ट 13 ईयर का प्लान है, तो मतलब 2017 में उन्होंने दिया था टिल 2030। तो कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट अभी भी आपको पिक्चर में आता हुआ दिख जाता है। अभी भी हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, तो सोशल एस्पेक्ट्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। कुछ जो कंपनीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो अभी भी किसके कंट्रोल में है, स्टेट कंट्रोल में है, तो वहां प्लानिंग पर्सपेक्टिव अभी भी फंक्शन किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर आप ये भी देखोगे किस तरीके से प्लानिंग पर्सपेक्टिव का जो हमें स्विच करना चाहिए था पोस्ट 1991, वो हम थोड़ा सा लेट हो गए 2017 में, क्योंकि यू कैन नॉट रन ऑन प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां मेजोरिटी ऑफ द चीजें मार्केट फोर्सेस रन कर रही हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे किस तरीके से इंपैक्ट ऑन नीति आयोग, किस तरीके से आप प्लानिंग पर्सपेक्टिव में चल रहे हो। जो हमारा फॉर एग्जांपल आज की डेट में भी, जैसे अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो वी आर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम प्लीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने एफडीआई इन्वेस्टमेंट को बेसिकली इनवाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो पर्सपेक्टिव है, तो हमारा फोकस अभी किस तरफ है, प्लान मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है। आप पुराने प्लान पीरियड्स उठा के देखोगे तब भी ऐसा ही चल रहा था, मोर फोकस ऑन एग्रीकल्चर किसी के अंदर, मोर फोकस ऑन इंडस्ट्रीज, मोर फोकस ऑन सर्विस सेक्टर। सिमिलरली इस पीरियड में क्या चल रहा है, मोर फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसको इसके अंदर आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते थे। और किस तरीके से प्लानिंग कमीशन जो हमें एक रास्ता दिखा के गई है, अभी भी हम उस रास्ते को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थिंक टैंक लाइक नीति आयोग, राइट। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी हम बात करें, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ दलित स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश एगैलिटेरियनिज्म इन इंडियन सोसाइटी इन फ्रीडम स्ट्रगल। आप बताओगे इसके अंदर जितने भी आपको दलित मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन हिस्ट्री का डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं इसके अंदर आप किसकी बात करोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की बात करोगे, जस्टिस पार्टी की बात करोगे, राइट, अंबेडकर मूवमेंट की बात करोगे। अंबेडकर का जो पूरा पर्सपेक्टिव है, चाहे वो बेसिकली ऑल इंडिया डिप्रेस एसोसिएशन हो, चाहे वो गांधीयन पर्सपेक्टिव है, गांधीयन पर्सपेक्टिव भी आप पिक्चर में लेके आओगे, हरिजन वाला पर्सपेक्टिव, पेरियार को पिक्चर में लेके आओगे, वी रामास्वामी नायकर, जोगेश्वर मंडल की बात करोगे, जोगेश्वर मंडल विल आल्सो बी इन द पिक्चर। तो इन सारे लोगों ने, जितने भी आपको दलित पर्सपेक्टिव रन करते हुए दिखते हैं, जितने भी ये फंक्शन करते हुए दिखते हैं, कि किस तरीके से टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो गया, चाहे वो कॉमन टैंक को यूज करने की बात होगी, कॉमनवेल्थ को यूज करने की बात होगी, महज सत्याग्रह जैसी चीजें यूज कर सकते हो, हरिजन मूवमेंट जैसी चीजें यूज कर सकते हो, इवेंचुअली जोगेश्वर मंडल का पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हो, किस तरीके से वो एक्सप्लॉइटेड देखते थे एक हिंदू सोसाइटी को। तो इस तरीके से जब मल्टीपल थिंकर्स को यूज करोगे, मल्टीपल मूवमेंट्स को यूज करोगे विच अकर्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, तो कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कर पाओगे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमें बी आर अम्बेडकर के थ्रू जो SC/ST के लिए रिफॉर्म्स आते हुए दिखे, एफर्मेटिव एक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो देखने को मिलता है, हिंदू कोड बिल जो पोस्ट इंडिपेंडेंस आता हुआ दिखता है, कहीं ना कहीं वो इन सब का ही एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था और कहीं ना कहीं कॉमन कंक्लूजन भी है और कॉमन एक तरीके से वो अचीव भी कर पाए उस चीज को। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, जब हम बात कर रहे हैं दलित मूवमेंट की, दलित फ्रीडम स्ट्रगल की, तो आप एक एस्पेक्ट ये भी ऐड करोगे किस तरीके से जिस टाइम पे ये सारी चीजें चल रही थी, तो हमें समझ में आया, जैसे जो ब्राह्मणिज्म वाला पर्सपेक्टिव, ब्राह्मणवाद वाला पर्सपेक्टिव है, उसके खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई, तो हमें ये समझ में आया किस तरीके से एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का डोमिनेशन पूरी सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकता है और इतनी फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर सकता है कि कोई बाहर की पावर आके हमें डोमिनेट कर जाए, जैसे आपको इस्लामिक इन्वेजन दिखा या फिर ब्रिटिशर्स का रूल दिखा। ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर इतनी फॉल्ट लाइंस थी कि उन्हें तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने जस्ट उन फॉल्ट लाइंस को वाइडन अप कर दिया और अपने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को यूटिलाइज करके उसको फंक्शन करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी बात करोगे, आप पूना पैक्ट की भी बात कर सकते हो, जिस टाइम आपको 1935 एक्ट में रिजर्वेशन इनिशिएट होता हुआ दिखता है। उसके बाद आप बात करोगे सीधे 1947 में हमारे संविधान के अंदर जितने भी क्लॉजेस ऐड किए गए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मूवमेंट। सदर्न इंडिया के अंदर आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जस्टिस मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जब हम बात करते हैं पेरियार का पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है, गांधीयन पर्सपेक्टिव आपको पैन इंडियन पर्सपेक्टिव में है, अंबेडकर पर्सपेक्टिव पैन इंडियन था लेकिन इट वाज मोर कन्फाइंड टू सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। जोगेश्वर मंडल अगेन
ये इन्होंने सजेस्ट किया था सारे SC STs को कि जिस टाइम पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है तो चलो भाई सब पाकिस्तान चलते हैं, क्योंकि हिंदू बेस्ड सोसाइटी में सर्वाइव करना डिफिकल्ट है। फॉर्चुनेटली वापस आगे जल्दी से दे रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज इंडिया, पाकिस्तान इज पाकिस्तान, जहां राइट ज्यादा सेफगार्ड हो सकती हैं वो इंडिया ही है। इवेंचुअली पेरियार वाला पर्सपेक्टिव भी आप इसके अंदर डिस्कस करोगे और किस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट लड़के एक एगैलिटेरियन सोसाइटी को एग्जिस्ट करने में हेल्प करी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग ग्राम स्वराज ऑफ महात्मा गांधी। द ब्लूप्रिंट ऑफ ग्राम स्वराज इज द की टू अंडरस्टैंड द गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सी आपको पता है ग्राम राज, बेसिकली ग्राम राज्य में बिलीव करते थे महात्मा गांधी। आर्टिकल 40 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जितने से ग्राम सभा का एग्जिस्टेंस, जितना ग्रास रूट लेवल पे आपको प्लानिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्राम सभा में आपको सोशल ऑडिट करने का हक है उनके पास, वो सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं अपने लिए। आपने जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज देखा है, तो नॉर्मल पर्सपेक्टिव से क्या है, आप शेड्यूल्ड एरियाज में भी जाके क्या कर रहे हैं, प्लानिंग जो है उनके बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, बिल्कुल भी ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रख के होना चाहिए, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होना चाहिए। जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नॉन वायलेंस और जो हमारी सर्वोदय जैसी जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी पिक्चर में लाना चाहिए। तो इन सब चीजों को यूज करके कहीं ना कहीं आप ग्राम स्वराज को जस्टिफाई कर पाते, किस तरीके से हमारे प्लानिंग में जो हमारा जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है जो हमने ग्राम पंचायत के हाथ में दी है, या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज जैसी जो चीजें देखने को मिल रही हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी, ये सब क्या है, ये प्लानिंग पर्सपेक्टिव है फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड एंगल, जिसको आप किससे कनेक्ट करके देखोगे, गांधी के ग्राम राज से या फिर ग्राम राज्य से कनेक्ट करके देखोगे, और किस तरीके से वो प्लानिंग में आज भी हमें हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मूविंग ऑन, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स की बात है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी डिस्कस करूंगा, तो यू विल बी नोइंग अबाउट देम। अगर हम देखा जाए प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो क्या प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या प्रेशर ग्रुप्स हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स को हम ये मान सकते हैं इवन मीडिया इज अ प्रेशर, तो दीज आर बेसिकली अ लिंक बिटवीन व्हाट, बिटवीन अस एंड द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं हमारी वॉइस है वो, जब हमारी राइट्स को सेफगार्ड नहीं किया जाता तो वो आवाज उठाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सरकार को मदद करते हैं ऐसी चीजों को अचीव करने में जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने में हेल्प कर सके। अलग अलग चाहे पॉवर्टी हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, ओल्ड एज हो गया, एनिमल्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इवेंचुअली वुमेन वाला पर्सपेक्टिव हो गया, तो सब में आपको बहुत सारे एनजीओ फंक्शन करते हुए दिख जाएंगे। आप एसएचजीज को भी मान सकते हो प्रेशर ग्रुप्स की तरह, या फिर हम जनरल ये मान के चलते हैं प्रेशर ग्रुप्स जो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अभी प्रेशर ग्रुप्स दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल आपको मीडिया देखने को मिल जा रही है, एनजीओ जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। इंटरनल क्या है, जो आपने चेक एंड बैलेंस के लिए कैग जैसी, सीवीसी जैसी पोजीशन बिठा रखी है, जो आपके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट करती हैं और आपको प्रेशराइज करते हैं कि आप ढंग से काम करो। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रेशर ग्रुप कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं, हमारी वॉइस बनते हैं, हमारे कंसर्न्स को सरकार के पास रखते हैं, सरकार तक लेके जाते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा है जो ठीक से नहीं हो पा रहा है उसको पिक्चर में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, दैट वाज एक मूवमेंट था फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल्स, जो आपको नर्मदा रीजन में सबमर्ज होते हुए दिख रहा था एरिया कॉज ऑफ सरदार सरोवर डैम अंडर मेधा पाटकर। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या, उन्होंने सरकार को प्रेशराइज किया जैसे लोगों की, उन ट्राइबल्स की वॉइस को सुना जा सके। कई बहुत सारे ट्राइबल एनजीओ होते हैं जो ट्राइब्स के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे वुमेन एनजीओ हैं जो वुमेन के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से पर्टिकुलरिज्म से कनेक्ट करते हुए देखोगे। सॉरी, जैन पॉल सार्त्रे के एसेंशियल और एग्जिस्टेंशियलिज्म से भी कनेक्ट करते हुए देखोगे कि ये जो प्रेशर ग्रुप है ये एसेंशियलिज्म की सोसाइटी के चाह रही है तुमसे, उस पर फोकस मत करो, इन एग्जिस्टेंस जैसे इनकी एग्जिस्टेंस है उसमें इनको बेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से इनके इंटरेस्ट अचीव किए जा सकते हैं, किस तरीके से इन्हें फ्रीडम प्रोवाइड की जा सकती है, उसमें काम करते हुए देखते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स के पर्सपेक्टिव में आप इजीली बता सकते थे किस तरीके से वॉइस ऑफ समाज की, वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ डिप्रेस्ड सेक्शंस, वॉइस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, उसमें प्रेशर ग्रुप्स आपको एक मेजर रोल प्ले करते हुए दिख जाते हैं। आगे हम देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन शेपिंग द एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। ऑफ कोर्स देखो, आप देख रहे हो एनवायरमेंटल मूवमेंट आपको बहुत पहले से देखने में, इट्स नॉट जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस भी आपको जब फॉरेस्ट लॉज आते हुए देखे थे, तो जितने भी आपको ट्राइबल रिबेलियंस देखने को मिल रहे हैं, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कंट्रोल उनके हाथ में रहे, वो कम्युनिटी लिविंग जिस तरीके से करते आए हैं हिस्टोरिकली उसी को कंटिन्यू रख पाए। इवेंचुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको चिपको मूवमेंट देखने को मिल जा रहा है इन दी बेसिकली पहले तो विष्णु कम्युनिटी ने स्टार्ट किया इन राजस्थान, इवेंचुअली उत्तराखंड में आपको चांदी प्रसाद भट्ट के अंदर देखने को मिल जा रहा है। अपिको मूवमेंट अंदर पांडुरंग हेगड़े इन नदन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, वो आपको देखने को मिल जा रहा है। इससे फायदे क्या हो रहे हैं, इन मूवमेंट ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि यार एक डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन एनवायरमेंट ज्यादा जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, नेचुरल जस्टिस का पिक्चर में आना, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जैसी चीजों को पिक्चर में आना,
फॉरेस्ट एक्ट जैसी चीजों का बनना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसी चीजों का बनना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का बनना। तो इस तरीके से क्या करा हमने, जब ये मूवमेंट करना शुरू कर दिए, कैंपा फंड का आना, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड जो है हमारा, उसका पिक्चर में आना, वो भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल मूवमेंट का ही आउटकम है। तो इन सारी चीजों को यूज करके जो आपने जो मूवमेंट हुए हैं और किस तरीके से उनका बेनिफिट देखने को मिला है, किस तरीके से आपको लीगल प्रोविजंस आते हुए दिखे हैं, किस तरीके से आपको जुडिशरी एक्टिवेट होती हुई दिखी है, और वो एनजीटी जैसी चीजें बेसिकली एस्टेब्लिश करते हुए देखते हैं, विच फंक्शंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो उन चीजों को भी कहीं ना कहीं आप इसके अंदर लाल डाल सकते थे और ये क्वेश्चन भी इजीली आंसर किया जा सकता था। खैर आप सोच रहे होगे हर क्वेश्चन को इजीली आंसर कर बता दे रहा है, सी इजीली आंसर तो हो सकता था, मैं आपको सीरियस एस्पिरेंट मान के चल रहा हूं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इन्हें इजीली आंसर कर पाते, आसान पेपर था। मैं बोलना नहीं चाह रहा था अब तक इस चीज को, लेकिन मेरे लिए मैं डायरेक्टली बोलूंगा इस चीज को, तो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान पेपर आया है पीएसआईआर का। आप सीरियस एस्पिरेंट है तो इसमें एक्सपेक्ट मैं करता हूं कि आप हायर स्कोर करोगे ही करोगे। नेक्स्ट इज डिस्कस दी रिलेटिव डेप्रिवेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। भाई देखिए ये तो सीधे सीधे मणिपुर से क्वेश्चन आया है। रिलेटिव डेप्रिवेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एलोबरेट द स्टेटमेंट विद रेलेवेंट एग्जांपल। अब इसको हमें क्या देखना है, रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब क्या है, एग्जांपल लो छत्तीसगढ़ का, एग्जांपल लो उड़ीसा का, एग्जांपल लो एमपी का, एग्जांपल लो झारखंड का, राइट। इनमें क्या देखने को मिल रहा है, दीज आर द एरियाज जहां आपको ज्यादातर नक्सलाइट मूवमेंट राइज होते हुए देखे थे। क्यों, इसे हम बोलते हैं दीज आर दी बेसिकली विक्टिम्स ऑफ इंटरनल कोलोनियलिज्म, कि यहां सबसे ज्यादा मिनरल रिच रीजन है लेकिन सबसे ज्यादा बैकवर्ड भी यही है। विद इन द रीजन अगर आप देखते हैं जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में आ गई, आज की डेट में जो कुकी और मैतीस के बीच में चल रहा है वो क्या है, मैतीस का जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल दैट इज अराउंड 60%, मतलब 60% जो डोमिनेशन है वो कौन करता है, वो मैतीस करते हैं। पूरी तरीके से इंफाल वैली पे को कंट्रोल कौन करते हैं, मैतीस करते हैं। सबसे ज्यादा वेल टू डू क्लास कौन सी है, मैतीस है। इसके बाद जब वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया रिलेटेड टू दी कि आप जमीन खरीद सकते हो इन हिली एरियाज, तो जो कुकी के पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो ऑलरेडी डेप्रिवेशन में जी रहे हैं, जो थोड़े बहुत चीजें उनके पास बची हैं वो भी आपने किसको देने की बात कर दी, मैतीस को देने की बात कर दी। इसकी वजह से वहां आपको एक कंफ्लिक्ट राइज होती हुई दिखती है। तो आप इसे किससे कनेक्ट करोगे, नक्सलिज्म से कनेक्ट करोगे, रिलेटिव डेप्रिवेशन से कनेक्ट करोगे, इंटरनल कॉलोनियलिज्म से कनेक्ट करोगे। कहीं ना कहीं हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी तरीके जो आज की डेट में गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है जयंतिया कम्युनिटी का, क्योंकि खासी ट्राइब जो है वो डोमिनेट करती हुई दिख जाती है वहां। सिमिलरली आपको अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आपको अलग अलग ट्राइब्स के बीच में कंफ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोडो रीजन इतने टाइम से ऑटोनॉमस पर्सपेक्टिव के लिए फाइट मार रहा था, जो पिछले कुछ सालों में उन्हें मिल चुकी है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑटोनॉमसली बोडो लैंड की तरह डिक्लेयर कर दिया गया उन्हें। हम क्या कर रहे हैं, इस रिलेटिव डेप्रिवेशन को खत्म करने के लिए जी हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना रहे हैं, हम आसाम के अंदर बना रहे हैं, हम मिजोरम के अंदर एग्जिस्ट करती है, मणिपुर के अंदर एग्जिस्ट करती है, त्रिपुरा के अंदर एग्जिस्ट करती है, राइट सॉरी मेघालय के अंदर एग्जिस्ट करती है, मणिपुर में नहीं मेघालय में एग्जिस्ट करती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, गारो खासी जयंतिया नाम से ही। तो उस डेप्रिवेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिससे इस रिलेटेड डेप्रिवेशन को खत्म किया जा सके। रेवलेंट एग्जांपल्स में आपके पास दीज वर द गुड एग्जांपल, और ये करंट एग्जांपल्स भी हैं तो काफी इजीली काम कर सकते थे। लास्ट में हम बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन ग्राम सभा इन द पंचायत राज सिस्टम इज अ फोरम व्हिच गिव्स एक्सप्रेशन टू द कलेक्टिव विजडम, एस्पिरेशन एंड द विल ऑफ द पीपल। आसान भाषा में कुछ नहीं करना है आपको, डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है उसके प्रमोशन की बात करनी है, गांधीयन पर्सपेक्टिव की बात करनी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करनी है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जहां से रिपन से स्टार्ट हुआ था, रिपन से कहीं ना कहीं पिक्चर में लेके आएंगे। हम कनेक्ट किससे करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। ग्राम सभा, बेसिकली ग्राम सभा इज दी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं सबका आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी में कह रहा था कि सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, सोशल ऑडिट में कंट्रीब्यूट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा सा आप अगर ट्राइबल एरियाज में चले जाओगे तो कंप्लीट ऑटोनॉमी उनको ही पास ही प्रोवाइड कर दी गई है कि एक पेड़ का पत्ता भी आप उनसे पूछे बिना नहीं तोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी भी मिली है, और ये हर एरिया डिफरेंट है। जो अभी कल्चरल रिलेटिविज्म की बात कर रहे थे, तो अब जब हर एरिया डिफरेंट है तो उनके एस्पिरेशंस भी डिफरेंट है, और वो एस्पिरेशंस आप कैसे अचीव कर पाओगे, जब वहां के लोगों को इंक्लूड करोगे। तो ग्राम सभा कहीं ना कहीं हमारे पास एक माउथ पीस है जिससे हम कलेक्टिव विजडम को अचीव कर पाए, लोगों की एस्पिरेशंस को अचीव कर पाए, और कहीं ना कहीं जो एक लेजिटिमेसी है ना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में स्टेट के फंक्शनिंग में, उसको भी हम जस्टिफाई कर पाए, जिससे लोगों का ऑब्लिगेशन सरकार के ऊपर बना रहे और उनकी राइट्स भी आप फुलफिल करते रहो। ग्राम सभा को डायरेक्ट डेमोक्रेसी से डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए देखोगे, प्लानिंग पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करते हुए देखोगे, किस तरीके से आप उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहे हो, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना रहे हो, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं आप इस आंसर के अंदर डाल के कंक्लूड कर सकते थे। दिस वाज ऑल अबाउट पीएसआईआर पेपर।
आई गेस जितना मैंने आपसे बोला है आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करोगे यू विल फील बेटर, यू विल फील कॉन्फिडेंट। पास्ट ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करोगे यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट। तो जब आप एक्चुअल पेपर देने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। विश यू ऑल द लक गाइस। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको ज्यादा लक, जो आने एग्जाम देने वाले हैं उनको अगले साल के लिए लक। लेकिन कीप वर्किंग हार्ड। विल ऑलवेज स्टे इन टच थ्रू दिस virtual mode. I'll keep on making videos related to PSIR, be it Western political thoughts or about the other perspectives जो आपको पेपर में देखने को मिले हैं, या फिर PYQs से। हम एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं related to PSIR on YouTube. See you soon. Thank you so much guys and have a good day.